जी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने पढ़ा था सेक्शन 120 को, और उसके साथ जो दूसरे सेक्शन जिनका कनेक्शन जिस तरह बनता था। अ, तो आज, जैसे हमारी कल बात हुई थी कि हम 120 सेक्शन के बाद आज पढ़ेंगे सेक्शन 121, और इसका जो कनेक्शन है दूसरे सेक्शंस के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे। 121 सेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो कनेक्शन है दूसरे सेक्शन के साथ वो भी हम देखेंगे, 121 सेक्शन को भी हम देखेंगे, लिमिटेशन इसकी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम नोटिस भी देखेंगे कि किस तरह नोटिस आता है, और फिर उसके बाद जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है वो भी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यानी कि आर्डर भी इसी इसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है, जो मैं इंशाल्लाह मेरे इन तमाम लेक्चर्स का हिस्सा रहेगा, देखें कि हम सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन के साथ साथ जो उनकी इंटरप्रिटेशन का मसला होता है, आप अगले फोरम पे जब मुकदमा लड़ते हैं क्लाइंट के लिए, तो वो फैसले आपके लिए बहुत अहम होते हैं। कानून की जो तशरीह है, ऊपर जो जज बैठा हुआ है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, चाहे हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, हर बंदा अपने जाविये से मामलात को देखता है। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि एक ही सेक्शन के बारे में मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ फैसले आए हैं। इस तरह के आपको कई फैसले मिलेंगे। हर कोई अपनी फहम, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैसला करता है। तो यही से सोच के जो है, सोच की खिड़कियां, दरीचे ये खुलते हैं जितना आप ज्यादा पढ़ते जाते हैं। सेक्शंस को आप इनके साथ मिला के जब आप पढ़ेंगे, जो केस लॉज के, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का 121 सेक्शन का एक जजमेंट है, वो पूरा मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये सेक्शन देखेंगे, हम नोटिस भी देखेंगे, मतलब एक जिस तरह हमने कल देखी थी 120 की लैंग्वेज किस तरह होती है। फिर उसके साथ जो बेस्ट जजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है वो भी हम एक देखेंगे। तो इब्तदा करते हैं सेक्शन 121 से। अच्छा, जैसे मैंने कल कहा था कि फीडबैक आप प्लीज इस हवाले से जरूर दे दीजिए, इवन कि आप बोल के ना सही, जो मैसेजेस में जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो कुछ आप बता जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन है, मुझे कुछ अंदाजा हो, एहसास हो। अदरवाइज लगता है मैं एक तरफा ऐसे लगा हुआ हूँ। तो वो वहां से कुछ ना कुछ मतलब आप जरूर अपनी राय दे दीजिए। अच्छा, कुछ दोस्त सवाल करते हैं ड्यूरिंग क्लास, कुछ इस तरह की चीजें जो जो उसमें अ, अ, मसलन आज मैं बेस्ट जजमेंट असेस में पढ़ रहा हूँ, तो मुख्तलिफ सवाल होते हैं दोस्तों के, तो उसके लिए ये एक मुमकिन मैं कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम क्लास के दौरान उसी तक महदूद रहें। हाँ, किसी दोस्त का कोई इसके अलावा कोई है कोई पॉइंट, तो वो मुझे पर्सनली मुझसे जरूर डिस्कस कर सकता है। नंबर कहेंगे, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा फहम है, मैं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों की जो मुझसे हेल्प हो सकता है वो मैं करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्लास के दौरान जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं उसी तक महदूद रहें, ताकि कोई दोस्त डिट्रैक्ट ना हो इस हवाले से। तो 121 सेक्शन जो है, बिस्मिल्लाह करते हैं उसको। अच्छा, ये जैसे मेरी आदत है इसमें कि ओरिजिनल जो ऑर्डिनेंस की अपनी वर्डिंग है वो भी साथ होती हैं, और फिर जरा आम फहम अल्फाज में मैं उसको साथ साथ इनकी इंटरप्रिटेशन भी होता है मेरे साथ। जी भाई, रिजवान अमीन साहब, फरमाएं अस्सलाम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी खैरियत से वालेकुम हैं सब? अस्सलाम। सर कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, सर? आप कैसे हैं? खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने कहा कि इसमें हाजिरी लगा दूं। और जी सर ये कह रहा था कि सर जैसे कल आपने 120 के हवाले से डिटेल एलेबरेट किया था, तो जी क्या जी। ये मुमकिन है कि जैसे लेक्चर कंप्लीट हो तो उसके रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है या मटेरियल है वो हमसे शेयर कर लें, ताकि आपके लेक्चर के फौरन बाद हम उसको अपने तौर पर भी गो थ्रू कर लिया करें, ताकि थोड़ा सा पक्का पुख्तगी हो जाए। तो आपकी पॉसिबल है इस तरह से? जी जी, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो मैं कर दूंगा आपको इंशाल्लाह, कोई सर मसला नहीं है। मतलब जी एक जी। एक सेक्शन, जैसे कल के पैटर्न से ये लगा कि आप एक सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अगले दिन अगला सेक्शन लेके चल रहे हैं, जैसे इस तरह से है। जैसे जी एक सेक्शन देखें, मैं कंप्लीट हो जाए मैं ये तो चाहता फिर हूं उससे कि देखें, रिलेटेड मटेरियल हम शेयर करें। देखें आपने वो 120 से अंदाजा लगाया, पहला दिन था जी कि हम जी जी सेक्शन को पढ़ें, इनके कनेक्शन किस तरह, जी नोटिस जी आता है, नोटिस की लैंग्वेज क्या है, जी ये तमाम चीजें, ताकि एक
वो चीजें मतलब कई दफा ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप ज्यादा चीजों को बेहतर जानते हैं, कुछ और दोस्त हैं जो जो बिल्कुल इस मामले में मतलब इस फील्ड में अभी जरा पीछे हैं। तो सबको साथ लेके और मतलब जी अल्फाज की बम्बारमेंट भी करनी, तकरार भी करनी पड़ती है, जी मतलब जी। रिपीट भी करनी हर कोई पड़ती है। मतलब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करे उस सेक्शन से कनेक्टेड। सॉरी। मतलब हर कोई जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप तो जी अपना जी। एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सेक्शन से, कोई और एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस रखते हो, वो शेयर करना चाहे, कोई ऐसी सवाल हो तो वो आपसे करे, तो सबका भला होगा इसमें। जी जी, सवाल जवाब तो वो चल रहा होता है, कल भी हुए थे, और सवाल जी, जवाब तो ये चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह। और तो ये सर जो आप ग्रुप में मटेरियल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है सर आप इसमें? अभी इस ग्रुप में जी तो बिल्कुल मेरा ख्याल मौजूद है है वो सर। अपने। बस है, ठीक है। आप रिजवान साहब आपके ग्रुप में सर मौजूद हैं। बस है, ठीक है सर। जी। बस ये और ये मटेरियल अगली शेयर करते क्लासेस में जो रहिए। है ना आपका ग्रुप भी ओपन कर दिया जाएगा, अभी वो क्लोज है, एडमिन की तरफ जी से जी। कम्युनिकेशन होती है। अगली ठीक क्लासेस में हम इसको ओपन कर देंगे, आप लोग अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर है, सकते हैं बेहतरीन सर के। बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू। अच्छा, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। जब अब वेयर अ पर्सन फेल, जब कोई शख्स नाकाम होता है, नहीं कर पाता अपनी रिटर्न फाइल करना, ये देखें, ये कुछ सिनारियोज हैं इसमें इन्होंने बताया था, मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले हैं। 114 आज एक बार फिर है, कल 120 के शख्स का कनेक्शन था, 114 सब सेक्शन 2 के साथ एक ताल्लुक था। आज 121 का ताल्लुक किस चीज के साथ है? 114 सब सेक्शन 3, 4 और 5, ये हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। तो स्क्रीन स्क्रीन शेयर रुकी नहीं हो हुई रही, है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी स्क्रीन सर। शेयर नहीं हुई प्रॉपर। नहीं हो रही? नहीं सर। ओके, मैं दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। जी, अब नजर आ रहा है जो कुछ यहाँ पे मैंने स्लाइड शेयर किया? जी जी सर, अभी बिल्कुल। जी ठीक है। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है, कि कोई शख्स जिसको रिटर्न फाइल करना है सेक्शन 114 सब सेक्शन 3 और 4 के तहत, अगर वो नहीं कर पाता, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, पहले हम ये सीन देख लेंगे कि क्या क्या इसके सिनारियो हैं। अगर 117 के तहत वो नहीं करता, रिटर्न अपनी इनकम फाइल नहीं करता, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। अगर 143 144 ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ये भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 116, जैसा कि आप जानते हैं इस सेक्शन से बहुत अच्छी तरह के, वेल्थ स्टेटमेंट जो हम फाइल करते हैं, अगर कोई बंदा नहीं फाइल करता तो भी डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे। अच्छा, ये आखिरी जो है वो इन पीछे जो मैंने 114, 117, 143, 44 और 116, इनसे हटके है इस तरह से कि 177 सबसेक्शन 10 है जो, उसके तहत 177, जैसा कि आप जानते हैं, वो है ऑडिट का सेक्शन है। कंप्लीट ईयर ऑडिट, जो तमाम जो आपके फिगर्स हैं उनका ऑडिट 177 सेक्शन के तहत होता है। तो 177 सबसेक्शन 10 कहता है कि अगर ऑडिट के दौरान वो रिकॉर्ड नहीं दे पाता, टैक्स पेयर मुकम्मल या मतलब उसमें पार्टली वो रिकॉर्ड नहीं दे पाता, जो कि वो पाबंद है रखने का अंडर सेक्शन 174, 174 के तहत टैक्स पेयर रिकॉर्ड रखने का वो पाबंद है, और वो नहीं दे पाता डिपार्टमेंट को, तो भी डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने आम फहम अल्फाज में लिखा है वो सेक्शन के साथ, कि व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? इफ अ टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई with certain legal requirement, the Commissioner of Inland Revenue can estimate their income and tax liability using the best information available. ये सिंपल है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, फिलहाल हम एक लम्हे के लिए ये बाकी सेक्शन छोड़ देते हैं, हम दो मेन बातें हैं कि अगर बंदा टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता नोटिस के जवाब में, तो डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे, और अगर वो डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं देता, तो भी डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे।
अच्छा, ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, पहले सेल टैक्स में नहीं होता, आगे जाके अभी हम क्लास देखेंगे, लेकिन ये फाइनेंस एक्ट 24 में सेल्स टैक्स में भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया सेक्शन 11 सब सेक्शन 11D के तहत। अब सेल टैक्स में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, यानी कि आप एक टैक्स पेयर हैं, डिपार्टमेंट आपको नोटिस करता है, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो डिपार्टमेंट का इख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे। वो खुद से अवेलेबल रिकॉर्ड से, दस्तयाब इंफॉर्मेशन से वो आपकी इनकम मालूम करे, और इनकम पे टैक्स, और जो ऑलरेडी आपने टैक्स पे किया हुआ है वो माइनस करके आपकी लाइबिलिटी बताए, और बताए कि इतने दिनों के अंदर आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब इससे कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं एक एक, वो हम देखेंगे कि इसमें हमने जो पहला था कि व्हेन ए पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 3 एंड 4, तो अब हम ये जाएंगे जरा उन सेक्शंस की तरफ कि सेक्शन 114 3 और 4 क्या कहते हैं, यानी कि उसकी नॉन कंप्लायंस होगी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी उस टैक्स पेयर की। दी सबसेक्शन, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेक्शन जो सबसेक्शन 3 4 और 5 ऑफ 114, कोई दोस्त कंफर्म कर सकता है? वैसे ही स्क्रीन फ्रीज हो गई, दोबारा सिर्फ फोल्डर नजर आ रहा है आपका। ओके, ओके, अच्छा अच्छा, फोल्डर नजर आ रहा है। ठीक है। अब ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा, अब ओके है। जी सर, आप बोलिए। अच्छा, हमने देखा कि पहला जो हवाला था जो जिसके साथ कनेक्शन बनता है 121 यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, वो 114 के सब सेक्शन 3 और 4 का है। 5 भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, वो कल दोस्त कुछ सवाल कर रहे थे, ये 4 5 भी कुछ आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनके सवालों का जवाब भी मिलेगा, कल कुछ दो सवाल कर रहे थे। ये वो सिनेरियो बताता है कि where the commissioner of inland revenue can issue notices requiring a taxpayer to file an income tax return. द कमिश्नर, ये सब सेक्शन 3 बताता है कि मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और अ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम बाय द डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि 114 सब सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि कमिश्नर 12 महीने से कम अरसे के लिए भी रिटर्न मांग सकता है कुछ लोगों से, उन बंदों से या उनके नुमाइंदों से। मसलन कोई शख्स, पर्सन इज डाइड, तो उसके नुमाइंदे से वो टैक्स रिटर्न मांग सकता है कि 10 महीने का, 11 महीने का। द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट, द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, या कोई अदर रीजन है। यानी कि ये पहला हो गया, इसका हम कनेक्शन ये है 121 के साथ कि ये तमाम लोग, अगर कमिश्नर इनको नोटिस करता है कि आप रिटर्न फाइल करें और ये रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर मामला कहां जाएगा? 121 की तरफ हो, वहां से 121 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। The commissioner may issue a written notice requiring a return of income for a period shorter than a tax year, less than 12 months in the following situation: death, died, bankruptcy, liquidation, या परमानेंट डिपार्चर है, या कोई स्पेशल केस हो सकता है। तो ये हमें बताता है 114 सबसेक्शन 3 बताता है। यहां हमने इससे हमें यह पता चला कि 12 महीने से साल से कम अरसे के लिए भी कमिश्नर रिटर्न मांग सकता है, और अगर वो रिटर्न ना फाइल करे टैक्स पेयर या उसका नुमाइंदा, तो फिर मामला 121 की तरफ जाएगा। अब देखते हैं सब सेक्शन 4 को। द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन हु इन द कमिश्नर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न। कमिश्नर नोटिस करता है किसी शख्स को, मसलन मुझे एक नोटिस वो करता है, वो समझता है मेरी कुछ मालूमात उसके पास आ गई हैं कि यार मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं और मेरे मेरे वेल्थ में आ रही हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरे पास जमीन है, प्लॉट्स हैं, और मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं करा, तो वो मुझे नोटिस करेगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। 30 दिन अमूमन होते हैं, उसमें कम व बेश वो उसका इख्तियार है कि जितने दिन भी वो दे। तो 114 सब सेक्शन 3 साल से कम अरसे वाले हैं,
और 114 सबसेक्शन 4 जो है वो पूरे साल के लिए मांग सकता है। कमिश्नर अगर ये समझता है कि इस बंदे को रिटर्न फाइल करनी चाहिए तो कमिश्नर उसको नोटिस करता है। अच्छा, इस सूरत में भी कि 114(4) में भी अगर वो बंदा कमिश्नर के नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल नहीं करता तो भी मामला कहां जाएगा, 121 की तरफ जाएगा। यानी कि 114 के दो सबसेक्शन हमने देखे, 3 और 4। दोनों सूरतों में जब नोटिस आता है और नोटिस की कंप्लायंस नहीं होती टैक्स पेयर की तरफ से, तो डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो खुद से उसकी इनकम मालूम करे, खुद से उसकी इनकम और उस पे टैक्स, और जो ऑलरेडी एडवांस उसने टैक्स पे किया वो माइनस करके बाकी इसकी टैक्स लायबिलिटी बना के दे। जस्ट लाइक उसकी एक असेसमेंट वो, यानी कि इधर से हम करते हैं ना, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरी असेसमेंट है, तो 121 जो है वो असेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। जब डिपार्टमेंट को एक टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं करता, जब उसको नोटिस आता है तो वो रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता, या एक सूरत जो है वो जैसे 177(10) है कि वो रिकॉर्ड नहीं देता। अच्छा, इसका जो है सबसेक्शन 5 है, ये इसका ताल्लुक जो सबसेक्शन 4 के साथ बनता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ये हमें ये बताता है, 114 सबसेक्शन 5 में ये बताता है कि कितना अरसा पीछे वो जा सकता है, नोटिस कर सकता है किसी बंदे को कि अपनी रिटर्न फाइल करें। नोटिस अंडर सबसेक्शन जो हमने 4 ऊपर पढ़ा के कमिश्नर नोटिस कर सकता है, may be issued in respect of one or more of the last 5 completed tax year assessment। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है, और उसमें कोई साल उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो पीछे 5 साल तक वो नोटिस कर सकता है। अच्छा, provided that in case of a person who has not filed return for any of the last 5 completed year, अगर उस बंदे ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो डिपार्टमेंट के पास कितना इख्तियार है सालों का, 10 साल का, इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। तो जो 114 सबसेक्शन 4 जिसमें कमिश्नर के पास अख्तियार है कि वो किसी टैक्स पेयर को नोटिस करे, वो नोटिस कितने अरसे तक के लिए कर सकता है। यानी कि इसमें हमने सबसेक्शन 5 में देखा कि वो 5 साल, अगर कोई मतलब पिछले 5 सालों के दरमियान एक बंदा है, उसने 2-3 रिटर्न फाइल की हैं, एक या दो जो भी है, तो वो पीछे 5 साल जा सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे ने पिछले 5 साल एक रिटर्न भी फाइल नहीं की, तो कमिश्नर पिछले 10 साल तक वो नोटिस कर सकता है कि भाई अपनी रिटर्न एक या ज्यादा सालों की आप फाइल करें। अच्छा, ये जो लिमिटेशन है 5 साल और 10 साल, ये irrelevant है, shall not apply if the commissioner is satisfied on the basis of reason to be recorded in writing that a person who failed to furnish his return has foreign income or own foreign asset। ठीक है, अगर कमिश्नर के पास ये मालूमात हूं कि उस बंदे के पास फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट है, तो फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई 5-10 साल नहीं है, वो किसी भी वक्त कर सकता है। ये हमने इसको देख लिया है, ये सेक्शन को। इनका कनेक्शन क्या है 121 का, जैसे मैंने बताया, इफ ए टैक्स पेयर फेल टू रिस्पॉन्ड द नोटिस अंडर सबसेक्शन 3, 4 और 5 ऑफ द, जो 5 का ताल्लुक 4 के साथ है, सेक्शन 114, द कमिश्नर में रिजॉर्ट टू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 121 टू डिटरमाइन द टैक्स पेयर इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये 121 का जो पहला कनेक्शन है, जो बड़ा अहम कनेक्शन है 114 के साथ। मैं अब एक इसके साथ साथ 114(4) का एक नोटिस जो इशू है उसकी लैंग्वेज भी देखेंगे, वो भी मैंने यहाँ पे अपने इस लेक्चर का हिस्सा बनाया हुआ है, उसको देखते हैं। अच्छा, ये है, आप देख सकते हैं कि ऊपर 114(4) नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। वेयर एज, अब ये जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जा रहा है टैक्स पेयर को, यू हैव नॉट फर्निश्ड ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर मेंशन्ड अबव, required to be filed under subsection 4 of section 114 of the Income Tax Ordinance 2001. You are hereby requested to furnish on or before the date mentioned above a return of income for the said tax year in the prescribed form and verified in the prescribed manner. Please note that failure to comply with any of the terms of this notice may result in a best judgment assessment under subsection 1 of section 122C। ये नोटिस चूंकि पुराना है, उस वक्त सेक्शन यही था,
तो ये 121 सेक्शन है ऑफ द साइट ऑर्डिनेंस एंड मे आल्सो रेंडर यू लायबल टू अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 182 182 और प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 191 ऑफ द साइट ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये पहला नोटिस था, बाद में एक रिमाइंडर भी भेजा है टैक्स पेयर को। मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किसी को वो समझता है कि यार इसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो वो इस तरह इसको डिपार्टमेंट जो है 114(4) के तहत नोटिस करता है। माय डियर टैक्स पेयर, रेफरेंस सब्जेक्ट While this office earlier notice issued, and as mentioned in the subject, you were apprised that being an individual AOP, it was mandatory for you to file your return of income tax under the provision of section 114 subsection 4 of the Income Tax Ordinance 2001. Perusal of your electronic information reveals that so far you have failed to file your income tax return to the subject mentioned notice. You are hereby provided and other opportunity to make compliance of the said notice, by failing which it will be construed that you have nothing to offer in your defense. Hence, further appropriate action under the law shall be taken forthwith in accordance with the fact already shared with you. जो ऑलरेडी शेयर किया गया वो यही कहा गया कि आप रिटर्न फाइल करें। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी करेंगे और पेनल्टी भी 182 सेक्शन के तहत जो पेनल्टीज को डील करता है वो भी आपको लगाएंगे। तो ये जो इसके खिलाफ मजीद जो ऑर्डर आया है वो हम आगे जाके देख लेंगे। तो अब हमने जो पहला हमारा कनेक्शन था 121 के साथ, वो 114 सब सेक्शन 3 और 4 का था, वो हमने देख लिए। हमने नोटिस भी देख लिया कि वो किस तरह डिपार्टमेंट जो है टैक्स पेयर को नोटिस करता है जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। जी रिजवान अमीन साहब जी। सर ये जो जो आपको पता है सेक्शन सब सेक्शन 5 और सेक्शन 114 जिसके तहत कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो 5 से 10 साल मैक्सिमम तक की रिटर्न आपसे करवा सकते हैं या फाइल करवा सकते हैं। जी यही जी, है ना अंडरस्टैंडिंग सर? ऐसे ही है ना सर? आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूँ कि सब सेक्शन 5 और सेक्शन 114 के तहत कमिश्नर के पास ये इख्तियार ये है कि वो आपसे जी पिछले 5 से 10 साल मैक्सिमम तक आपसे रिटर्न फाइल करवा सकता है। ऐसा ही है सर? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसका मतलब मेरी पूरी परसेप्शन करेक्ट कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि सर एज पर लॉ आपके ऑडिट जो है कमिश्नर पिछले 6 साल तक की खुल सकता है, लेकिन अगर रिटर्न फाइल की बात होगी तो आपसे मैक्सिमम 5 से 10 साल तक के हेलो। रिटर्न फाइल करवा सकता है। ऐसा ही सर? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसे आपके ही बात। अगर वालेकुम सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर एक क्लाइंट अगर जैसे कोई 2024 में ही मतलब जो रजिस्ट्रेशन करता है उसको एक 182 का नोटिस आ जाता है कि भाई आप 2022 का आपने रिटर्न जमा नहीं किया और आप 40,000 की पेनल्टी जमा करें, तो उस सूरत में क्या होगा? नहीं, आप वो रिटर्न फाइल करें। आपको एक नोटिस आ गया है तो इस मामले में वो लीनियंसी दिखाते हैं, रिटर्न फाइल करें। आप बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करते तो फिर जो है ना वो जा सकते हैं इसमें एक नहीं, इंडिविजुअल की। डायरेक्ट वो 182 की पेनल्टी बना के भेज देता है। वो ये कहता भी नहीं है कि आपने रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। वो कहता है कि आपने रिटर्न फाइल करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो जबकि हमने उसकी रजिस्ट्रेशन 2024 में की है। देखें 182, मैं आपको एक बात बताऊं, 182 वो इस तरह लगा नहीं सकता। आप 182 आप देख लें, ये वैसे वैसे ऐसे ही बस कुछ मतलब ये खुद भी चीजों को इतना नहीं देखते, उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि देखें अगर आपने ये अभी हमने देखे हैं दोनों सेक्शन 114(4) और 114(5). 114(4) कहता है कि कमिश्नर नोटिस कर सकता है, वो 30 दिन का आपको पीरियड देगा, ज्यादा या कम वो आपको दे सकता है। ठीक है, नोटिस करेगा। अब वो कितने अरसे के लिए करेगा? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने पिछले 1-2 साल की रिटर्नें फाइल की हैं तो मैक्सिमम वो 5 साल तक जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने पिछले 5 साल में एक भी रिटर्न फाइल नहीं की या बिल्कुल नॉन फाइलर है, फिर वो 10 साल तक का वो कह सकता है। तो वो अगर कोई नोटिस आ गया है आईआरएस में मौजूद है तो वो आईआरएस में आप रिप्लाई करें, इतने ज्यादा वो जाते नहीं है। लेकिन कुछ फैसले हैं, अभी ये जो नोटिस मैंने पढ़ा है ये, इसके मैं आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी दिखाऊंगा। इस बंदे को भी इसी तरह इसके खिलाफ फैसला हुआ, इसको पता ही नहीं चला। वो उसको नोटिस करते रहे 2-3 दफा, फिर उसने असेसमेंट कर ली, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर ली कि भाई
आईआरएस के तहत। लेकिन इवन इसमें देखें ना, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। हम लोग अगले फोरम पे जो है, अगले फोरम्स पे रिलीफ बहुत सारे मिल जाते हैं। अब जो है कि आपने आईआरएस के थ्रू एक नोटिस कर दिया है, एक बंदा उसके साथ फेमिलियर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, एक इंडिविजुअल है, आपने वहां पे नोटिस कर दिया, आप कहते हैं कि जी मैंने नोटिस डिस्पैच डिलीवर कर दिया, और उस बंदे ने जो है मेरी कंप्लायंस नहीं की। ये भी तो सेक्शन 218 जो है वो ये बताता है कि नोटिस सर्व कैसे होना चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगले फोरम पे वो के अब जो आम आदमी या नॉन फाइलर हैं वो तो जाहिर है अपील लेवल पे तो नहीं जाते, इवन के डिपार्टमेंट भी इतना एक नहीं होता। आपने जो रिटर्न है, जो नोटिस आया, आप अपनी रिटर्न फाइल करें, पेनल्टी को वो इस हद तक नहीं जाते कि वो आपको 2-3 जो है 20-30 हजार के लिए वो आपको वो करेंगे। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास अपनी डिफेंस में इतना एक हो जाएगा। वैसे अगले फोरम पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगले फोरम में इस तरह की चीजें वो डिफेंड उनको बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। 182 तो वैसे भी इस तरह का ट्रिब्यूनल का फैसला भी मैं हाल ही में देख रहा था कि जब तक इनकम मालूम ना हो तो वो 182 वो नहीं लगा सकता। आप वो उसका पहला सीरियल उठा के देख लेना, उसका कनेक्शन है कि एक बंदे की इनकम मालूम हो, उसके बाद आप 182 आप उस पर लगा सकते हैं, पेनल्टी जो उससे मुतल्लिका है। तो ये वैसे टैक्स डिपार्टमेंट में भी बहुत से अल्लाह लोग हैं, मतलब वो और आम लोगों को पता नहीं होता तो ये नोटिस करते जाते हैं। जी भाई उस्मान कियानी। हेलो सर। जी जी। सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम हेलो। अस्सलाम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? उस्मान क्या नहीं बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा सर जी, ये मैंने पूछना था कि एक बंदे को 114(4) का नोटिस आता है और जी जी। विद इन 30 डेज, मतलब ये टाइम लिमिट है ना इसका आंसर देने की, रिप्लाई वो करने लि, की। वो लिखा हुआ होता है, उसमें कंप्लायंस डेट दिया हुआ होता है, नोटिस में होता है कि उस डेट हाँ, तक आप। जी तो अगर वो टाइम बार्ड हो जाता है, मतलब वो टाइम गुजर जाता है, ठीक जी है, जी। और उसके बाद फर्दर उसे कोई नोटिस भी नहीं आता, तो हम्म। अब क्या कि उसकी रिटर्न जो उन्होंने मांगी है, जस्ट वही कर देना सफिशिएंट है, या उसके साथ मतलब इसका रिप्लाई भी करके तो वो भी सबमिट करवाना होगा? यार देखे ना, आप जितना रिटर्न अगर फाइल करें तो गुजारा हो जाता है, रिप्लाई अगर आप लिख सकते हैं तो बेहतर है आप कर दें कि मुझे अभी पता चला है, मैं एक इंडिविजुअल सही। हूँ। देखें हमारे 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 पास डिफेंस में क्या होता है, एक आम आदमी है, उसको आईआरएस में आप नोटिस दे देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता उस बेचारे को। और ये टैक्स वालों को भी पता है कि सही है। ठीक है ना, आप कंप्लायंस कर दें तो आपको उसके पीछे इतना एक आपको वो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हेलो ठीक तो हो, सर। डेट। ठीक हो गया सर। जी जी जी, हेलो वालेकुम सर। अस्सलाम। जी 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 जनाब। सर ये पूछना था कि अगर किसी बंदे के पास यानी बिल्कुल कुछ ना हो ना, और वो पहले से एक्टिव हो, लेकिन अब उसके हालात इस तरह हो कि वो कुछ नहीं रिटर्न कर सकता ना, तो उसको हम्म। कुछ रिलीफ मिल सकती है कि और वो एक्टिव फाइलर कंसिडर हो सकता है कि नहीं, इस नहीं तरह देखें, कुछ वो नहीं हो अपनी देखें उसके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है तो वो कोई बात नहीं है, इनकम नहीं है, वो फाइलर अपने बनाए रिटर्न टाइम पे फाइल कर दे तो नहीं, वो एक्टिव अगर है रहेगा। नहीं उसके पास कुछ देने के लिए, तो फिर यानी उसको कोई रिलीफ मिल सकती है इस बिहाफ पर। नहीं मतलब किस तरह का रिलीफ, आप मैं समझा नहीं, थोड़ी सी वजाहत करें अपनी बात यानी की। उसकी सारी जो टैक्सेस, जो फंड है, जो उस पर जो टैक्सेस आए हैं ना, वो यानी बिल्कुल जीरो हो सकते हैं रिलीफ इस सूरत में। नहीं आप, मैं आपकी बात को सही समझा नहीं हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कोई बिजनेस है, उसकी रिटर्न जाती रही है, अब आप कह रहे हैं कि उसके हालात ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखें ना, रिलीफ तो वो कानून के तहत है। आपके पास अगर उतने आपके प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट अगर आपका नहीं है तो आप बिलो प्रॉफिट, बिलो उसके वो आप रिटर्न सबमिट कर दें, रिलीफ और तो और क्या मिल सकता है इसमें। आप टैक्स ना दें, आपका टैक्स नहीं बनता, आप ना दें, लेकिन यह है कि आप अगर फाइलर रहना चाहते हैं, आप बिजनेस क्लोज नहीं करना चाहते हैं, जाहिर है बिजनेस पे अप डाउन आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर लें। जस्ट रिटर्न फाइल कर लें, उस पर आपको कोई इस तरह की पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी कि आप लाजमी रिटर्न के साथ आपने टैक्स भी लाजमी पे करना है, और अगर आपका बनता नहीं है। सिर्फ वो बेसिक रिटर्न जो है, जो 1000 2000 होते हैं, वही ना? 1000 2000 तो वो तो आपके वो फीस लेते होंगे ना टैक्स की तो। देखे ना, आपकी जो कानून है, कानून आपका जो है वो 6 लाख तक है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं
और अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं 6 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख प्रॉफिट। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसका प्रॉफिट बन नहीं रहा, फर्ज क्या हम कहते हैं कि प्रॉफिट ही नहीं है, फर्ज हम करेंगे, हम कहते हैं कि उसके 4 लाख प्रॉफिट हो गया, 3 लाख प्रॉफिट हो गया, तब भी उसका कोई टैक्स नहीं है। टैक्स दिए बगैर वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे। ओके सर, ठीक है, जी थैंक जी, वेलकम जी। और कोई दोस्त? अच्छा, तो पहला हमने 121 सेक्शन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ताल्लुक हमने देखा कि 114 के मुख्तलिफ सब सेक्शन के साथ था। उसी सीक्वेंस में अगला उसका ताल्लुक है 116 के साथ। अब 116 आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं बस वजाहत कर दूं। ये वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से है। वेल्थ स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे है क्या चीज? समरी ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज जो आपकी हैं, कि आपके पास क्या एसेट है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है, आपके पास जो है कोई गाड़ी है, कोई प्लाट है, कोई बिल्डिंग है, तो वो पूरी समरी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप वेल्थ स्टेटमेंट के साथ एक रिकंसिलिएशन भी देते हैं, और ये किस सेक्शन है? सेक्शन 116 के तहत है। ये इसको हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका उसमें ताल्लुक है सर 121। स्क्रीन शेयर नहीं है प्रॉपर। अगेन फोल्डर नजर आ रहा है सिस्टम। जी, सर अगेन फोल्डर नजर आ रहा है पहले की तरह। अच्छा, फोल्डर। मैं दोबारा करता हूँ। अब ठीक है? इसे अब विजिबल है। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट वैसे हमको इस ये जो एक सेक्शन 116 है, इसमें मैं वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, बाकी ये जो है 121 के साथ ताल्लुक यही है कि जो बंदा रिटर्न फाइल करता है वो अपनी वेल्थ भी फाइल करता है। तो वेल्थ में हम क्या यही चीजें ही देते हैं ना, कि एसेट्स कितने हैं किसके नाम पे, लाइबिलिटीज क्या हैं, और फिर जो है एक रिकंसिलिएशन देते हैं। जो 121 के साथ इसका ताल्लुक है वो यही है कि अगर कमिश्नर कहे कि आप वेल्थ अपनी फाइल करें और आप नहीं करते फाइल, तो फिर क्या है, वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है 121 के तहत। चूंकि ये सेक्शन आ गया इसका ताल्लुक, तो मैं चीजें बस दोहरा दूं कि वेल्थ में हम यही चीजें देते हैं ना, कि मतलब मेरे पास अगर मैं बिजनेस है तो मेरा कैपिटल कितना है, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, मेरा कैश इन हैंड कितना है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, उसकी पूरी जो है वो लिस्ट है कि भी एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, और कोई लाइबिलिटीज मैंने देनी है तो वो क्या है, टोटल एसेट मेरे कितने हैं। फिर जब ये चीजें मैं सारी अपने दूंगा वेल्थ स्टेटमेंट में, और उसमें एक्सपेंस की भी डिटेल में दूंगा कि यार मेरे इतने खर्चे हैं, मेरे एजुकेशनल एक्सपेंस हैं, मेरे तमाम चीजें जो हैं, मेडिकल के इतने हैं, ट्रैवलिंग के इतने हैं, यूटिलिटीज मेरे इतने हैं, हाउस होल्ड बाकी एक्सपेंसेस मेरे इतने हैं, तो ये वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है। वेल्थ स्टेटमेंट के साथ एक रिकंसिलिएशन भी जाती है। रिकंसिलिएशन ये चीज है कि आप ये बताएंगे कि मेरे पिछले साल इतने एसेट्स थे। वो कि ये जो मैं ये डिटेल बता रहा हूँ, चूंकि ये सेक्शन आ गया, तो चलो वो जो दोस्त सुन रहे हैं उनको पता हो कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या है। अदरवाइज कोई इतना कुछ ज्यादा डिटेल में देखने की 121 में हमें जरूरत नहीं है। सिंपल ये कि टैक्स डिपार्टमेंट कहे कि भाई वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, बंदे ने नहीं फाइल की तो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। लेकिन चले हम मजीद उसकी वजाहत यही कर लेते हैं कि रिकंसिलिएशन ये है कि पिछले साल आपके पास कितने एसेट्स थे, और ये मौजूदा साल जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब कितने एक एसेट हो गए हैं। हम एक मिसाल के तौर पर, आपके पास 100 मिलियन के आपके पास पिछले साल एसेट थे, अब 200 मिलियन के आपके पास एसेट हो गए इस साल में जाके। तो ये जो 100 मिलियन का इजाफा हुआ है, आपने वो जस्टिफाई करना है उस रिकंसिलिएशन में कि क्या आपका प्रॉफिट इतना हुआ। ये जो इजाफा है, एसेट्स कहां से आते हैं? लेजिटिमेट सोर्स हैं। क्या आपने उन पे टैक्स दिया है? वो आपकी रिटर्न से आ जाएगा ना कि यार ये जो 100 मिलियन है, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया था और वो टैक्स दिया है, और ये इसी वजह से मेरे वेल्थ में इजाफा हुआ। इसमें मुमकिन है कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। वो वजह ये हो सकता है कि आपको कोई फॉरेन रेमिटेंस आ गया, इसकी ये वजह हो सकता है आपको गिफ्ट मिल गया। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, तो आप उसको प्रॉपर रिकंसाइल करेंगे। जब तक वेल्थ रिकंसाइल नहीं होता आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। जी रिजवान अमीन साहब। सर ये बात ये है ना सर, अगर मैं सही समझाऊं कि टेक्निकली स्पीकिंग जो बंदा 114 का रिटर्न फाइल करेगा वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, वो 116 का स्टेटमेंट तो फाइल करेगा ही, क्योंकि अब तो आईआरएस में ये दोनों जी जी एक ही फॉर्म का हिस्सा हो गया है। ये तो जी जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है है। कि किसी ने 114 का रिटर्न फाइल किया और स्टेटमेंट फाइल ना किया हो, ऐसा जी जी मुमकिन भी नहीं है ना सर।
ऐसा जी ही है? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये साथ ही दोनों सही। फाइल होती हैं। जी ठीक है। जी। वो बस ये चीजें मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई ये 116 सेक्शन वेल स्टेटमेंट है और वेल स्टेटमेंट की ये डिटेल है, आपने उसकी रिकंसिलिएशन भी इवन जब तक आप नहीं कर पाते, उसको रिकंसाइल नहीं करते कि यार ये 100 मिलियन पिछले साल था, 200 मिलियन मेरा इस साल हो गया, ये जो 100 मिलियन का इंक्रीज है, ये 100 मिलियन कहाँ से आया जिससे मैंने ये इजाफी एसेट्स परचेज किए हैं। तो वो उसी वेल्थ रिकंसिलिएशन में सारा कुछ आपको देना पड़ता है, और उसमें यह है कि ये मेरे इस साल के दौरान खर्चे हुए, इतनी मेरी आमदनी हुई, और इससे मेरे जो इजाफी एसेट बने हैं। तो ये अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करते सेक्शन 116 के तहत, तब भी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे। अगला सेक्शन देखते हैं। अगर बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो जाए, सेक्शन 117 इसको वो डील करता है, तो भी मतलब सबसेक्शन 3 जो है, वेयर नो नोटिस हैज बीन गिवन अंडर सबसेक्शन 1 बट द कमिश्नर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अ बिजनेस हैज सर डिसकंटिन्यूड और इज लाइकली टू स्क्रीन डिसकंटिन्यू। विजिबल नहीं हो रही सर, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा टेक्निकल इशू हो रहा है कि वो मैं दोबारा एक दफा करता हूँ। ये अब आपको नजर आ रहा है? नो सर, नहीं आ रही। अभी नहीं सर। जी डॉक्यूमेंट अभी नो ओपन सर, नहीं है आपका, स्क्रीन तो आपकी शेयर हो रही है फोल्डर लेकिन फोल्डर डॉक्यूमेंट नजर आ ओपन नहीं, आप उस स्क्रीन को सिलेक्ट कर लें सर। यार वो ठीक ही था, पता नहीं क्या इसके साथ मसला हो रहा है। सर वहां पे जितनी विंडोज खुली हुई है ना, आप उनको सर सिलेक्ट करके एक कंट्रोल के साथ फिर शेयर का बटन क्लिक कर लें, अब वो सारी शेयर हो जाएगी, आप इजीली नहीं स्विच कर सकते। इंटायर इंटायर स्क्रीन वाला कर लेना, इंटायर स्क्रीन। जी जी जी। तो अभी भी नहीं हो रहा शेयर, लेकिन कोई मसला आ रहा है, मैं तो अब तो अभी शेयर हो हो गया रहा है जी। सर, अब नोटिस हो ऑफ रहा डिसकंटिन्यूड बिजनेस। है, अब हो रहा है। जी जी, यही यही हम देख रहे हैं कि ये तीसरा एक है मामला 121 के लिए, कि 114 हमने देखा, 116 देखा, 117 देखा, और बल्कि हम देख रहे हैं कि कमिश्नर जब उसको ये हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अ बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड as likely to discontinue, the commissioner may serve a notice on the person who has discontinued the business। अपने उसका बिजनेस खत्म हो गया, तो वो उस नोटिस के जवाब में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, तो भी मामला कहाँ जाएगा, 121 की तरफ जाएगा। ये मतलब नोटिस 114 का, 116 का, 117 का, इसकी इसकी यही है मुख्तसर इसमें। और अब हम अगला सेक्शन देखेंगे सरसरी सा, क्योंकि इनमें इतनी कोई डिटेल है नहीं। हम मेनली हमारा फोकस 121 है कि कौन से वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इन्वोक करते हैं सेक्शन 121 को। 114 चूंकि ज्यादा वो था, तो उसमें इसीलिए उसका नोटिस भी मैंने साथ साथ वो शेयर किया है आपके साथ। ये है एक अगला जो है सेक्शन 143, 144। ये दोनों डील करते हैं नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर को। इन सर दोनों को अगेन भी वही अगर मसला, जी अगेन वही स्क्रीन का मसला है अगेन सर। स्लाइड स्लाइड नजर नहीं आ रही। तो एडमिन से हेल्प लेने तो बार बार समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या वजह है। अब ठीक हो गई है। ये अब तो दूसरी हो रही। दफा जब करता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ये अब जो है सेक्शन 143 और 44, ये डील करते हैं नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर को। इनको कमिश्नर नोटिस करे और ये रिटर्न फाइल ना करें, तो भी मामला 121 की तरफ जाएगा। ये चार जो है ना, हमने सर्कमस्टांसेस देखे कि ये रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल ना करने की वजह से
121 इन्वोक होता है। अब आखिरी जो वजह है वो रिटर्न या स्टेटमेंट की नॉन कंप्लायंस, नोटिस की नॉन कंप्लायंस नहीं, बल्कि मतलब रिटर्न फाइल ना करने की वजह, बल्कि 177(10) है। वो ये कहता है, उसको मैं अलग से शेयर करता हूं आपके साथ। यहाँ पे 177 का सबसेक्शन 10 जो है वो हमाद भाई, notwithstanding anything contained in subsection 2 and 6 where a person सॉरी failed टू to do। इंटरवीन सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही, या तो आप रीज्वाइन कर ले मीटिंग, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच, अदरवाइज होता नहीं। आप अपनी विंडो क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। चले मैं दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा हाँ, आता हूँ, ठीक है देर दोबारा। देर देर मस्ट बी। थैंक यू सर। शेयर हो रहा है स्क्रीन अब? जी सर। जी सर। अच्छा देखें, ये पिछले जो 4 हमने देखे थे सर्कुमस्टांसेस, वो ये थे कि रिटर्न नॉन फाइल करने की वजह से, स्टेटमेंट फाइल ना करने की वजह से। ये जो वजह है 177(10) का, ये वजह उनसे मुख्तलिफ है कि अगर टैक्स पेयर का ऑडिट हो रहा है वो रिकॉर्ड नहीं देता। गवर्न नॉन कंप्लायंस ड्यूरिंग ऑडिट एम्पावर द कमिश्नर टू प्रोसीड विद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें अथॉरिटी कौन कौन इन्वॉल्व है? कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन्वॉल्व है। वजह क्या बनता है? वजह यह है कि वो रिकॉर्ड नहीं देता, अकाउंट और रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 174 नहीं देता, या जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो रिकॉर्ड रखता है। तो अगर इस तरह नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो कमिश्नर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। अच्छा, इसमें और कोई इस तरह की खास बात नहीं है। तो ये हमने 5 इस तरह के सर्कुमस्टांसेस देखे जिसकी वजह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है। 114(4), 114(3) और 4, 116, 117, और फिर 143, 144 और 177 सबसेक्शन 10, यानी कि 5 तरह के सर्कुमस्टांसेस हैं। अगर इनकी नॉन कंप्लायंस टैक्स पेयर की तरफ से होती है तो डिपार्टमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये कि वो खुद से टैक्स पेयर की इनकम मालूम करके उसकी असेसमेंट करे और बताए कि आपकी इनकम इतनी है, आपका जो है टैक्स आपका इतना एक बनता है। वो मैं आपको एक जजमेंट दिखाऊंगा अभी से ही। आपके ये कंसेप्ट मजीद आपके क्लियर होंगे। फिर हम एक और जो है केस ला एपेलेट ट्रिब्यूनल का, वो भी तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। मजीद भी आपको इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर जैसे बेस्ट जजमेंट होती है कमीशन की तरफ से, तो क्या हम उसको डिसीजन समझेंगे, या जैसे हमें जजमेंट मिली हम अगले दिन वो कंप्लाइंस कर दे तो नहीं देखें, यहाँ आप फिर अपील नहीं भी कर माना जाएगा? सकते हैं ना, जैसे बाकी फैसले आ सकते हैं, तो आप इस जजमेंट के खिलाफ भी आपके पास फोरम मौजूद हैं अगले। यानी हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा भाई जो आप चीज मांग रहे थे वो तब तो नहीं दे सका, ये लें आज ले लें वो चीजें, फॉर एग्जांपल। नहीं देखें, जब तो फैसला हो गया तो वो कहानी तो वहां से तो वो उस फोरम से तो खत्म हो गई है ना, जब फैसला हो गया। ठीक। ठीक। हाँ जी। सर अब स्क्रीन स्क्रीन के साथ तो मसला नहीं है, शेयर हो रहा है तो। नहीं नहीं सर, सर, दोबारा नहीं हो रहा। विड्रॉल। फिर वही मसला है। जी सर, वही मसला। जी हाँ सर, सर। अब शो हो रहा है।
अब ये दूसरी दफा मैं हर बार दूसरी दफा करता हूँ तो आपको नजर आता है, पता नहीं इसमें क्या मसला है। खैर मैं कल इसको चेक करूंगा, आज तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है इसकी। अच्छा, अब हम 121 में मजीद इसकी तफसील में जाएंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि यार ये 5 सूरत हाल जब बनते हैं और टैक्स पेयर कंप्लायंस नहीं करता तो फिर 121 इन्वोक होता है। कि 121 क्या है, वो हमारी इनकम बताएगा, हमारा टैक्स बताएगा और कहेगा कि भाई आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ये आपका ऑर्डर है, ये सूरत हाल, आप इसको कबूल करें, नहीं करें तो आप अगले फोरम पे जाके अपील करें। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं कि कब तक ये बस जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। सेक्शंस के साथ ये चीजें होती है ना, आगे भी जाके हम जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे, अमेंडेड असेसमेंट 122 को देखेंगे तो वहां पे भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व है कि भाई कितना एक अरसा है। जैसे हमने कल पढ़ा था 120 सबसेक्शन 3 को पढ़ा है कि अगर रिटर्न इनकम्प्लीट हो तो वो कितने अरसे तक जो है टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो नोटिस करे। इसी तरह 121 में भी ये टाइम लिमिटेशन मौजूद है। ये हमने पहले ये चीजें देखी हैं कि क्या वो चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं कि 121 इन्वोक हो। अब हम 121 को मजीद थोड़ा सा इसमें देखेंगे। देखें ये कि कमिश्नर इनकम कैसे मालूम करता है, ये 121 बताता है। बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल द कमिश्नर uses sectoral benchmark ratios for calculation if needed. Example ratios like gross profit margin, production efficiency or wastage standard specific to the taxpayer's business sector. कि यार वो खुद से जब मेरी रिटर्न एक तरह से डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, अब वो क्या बेस इस्तेमाल करेगा, तो वो उसको लॉजिकल, वो उसको कोई रीजन तो देगा, तो उसमें वो रेशो इस्तेमाल करेगा। वो इंडस्ट्री के मसलन मैं कहता हूँ कि यार फर्टिलाइजर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इनका प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन इतना एक है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट इतना है, तो उस इंडस्ट्री बेंचमार्क को वो यूज कर सकता है। तो वो उसके अलावा उसी जो बिजनेस है उसके पास्ट जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको देख सकता है, यार पिछले साल ये सूरत हाल थी, तो उसी ट्रेंड को देखते हुए भी वो कर सकता है। यानी कि वो कोई फिक्स बात नहीं है। तो ये तमाम चीजें सेक्टर को देख के, या जैसे सालमेंट प्लांट है, आप ये जो बीज है, या आप शुगर है, शुगर इंडस्ट्री है कि यार जो मोलेसिस है उसमें कितना एक वो चीजें जो मुख्तलिफ उससे एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं किस किस तनासब से, तो वो चीजें भी वो देख सकता है। तो उसको देखते हुए वो इनकम मालूम करेगा, या कि यार इसका प्रॉफिट 3% बनता है, 2% बनता है, 4% बनता है। तो इसी हिसाब से वो 121 में ये चीज मौजूद है कि वो इन चीजों को, बेंचमार्क रेशोज को वो मद्देनजर रखेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हुए। अच्छा, व्हाट विल द असेसमेंट ऑर्डर इंक्लूड, उसमें क्या होता है ऑर्डर में, टैक्सेबल इनकम होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू होता है, एनी टैक्स ऑलरेडी पेड होता है, इंफॉर्मेशन हाउ टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो उस ऑर्डर में ये हर ऑर्डर के साथ होता है। अगर आप देखें, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बताते हैं कि यार इस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं, ये जो है आप इतनी इसकी फीस पे करें। तो उसके ये चीजें उस ऑर्डर का हिस्सा होती हैं। अब ये जो चीज है ये अहम है इसमें कि टाइम लिमिट कितना है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। Normally, the assessment must be issued within 6 years after the relevant tax year end. अच्छा, ये सीधा सीधा जो 121 सेक्शन है वो कहता है सीधा सीधा 6 साल है। कल जो हमने पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो 120 सबसेक्शन 3, उसमें वो कहता है 180 दिन है, लेकिन वो 180 दिन की का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट में ये था कि जिस साल आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो, उसके बाद 180 दिन है। ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को समझना जरूरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सिंपल 6 साल है ये वो बता रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो तो उसके बाद ये हो, 6 साल तक वो जो है बेस्ट जजमेंट इसमें हो सकता है। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो बड़ा अहम है, इसी इसी के हवाले से हम जो है केस ला भी देखेंगे। वो ये है कि अगर डिपार्टमेंट 114(4) के तहत किसी टैक्स पेयर को, किसी बंदे को नोटिस करता है और उसने पिछले जो वो एक नॉन फाइलर है, उसने कभी कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो जैसे हमने देखा कि 10 साल तक वो रिकॉर्ड मांग सकता है 114 सबसेक्शन 5 में। उस सूरत में उस सूरत में जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए शोकाज करेगा टैक्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि 2 साल के अंदर अंदर फैसला कर दे। मैं रिपीट करता हूं
कि कोई बंदा है जो नॉन फाइलर है, जिसने पिछले 5 साल में या कोई रिटर्न फाइल नहीं की, उसको 114(4) के तहत जब टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करता है और वो उसकी कंप्लायंस नहीं करता, तो जाहिर है फिर इन्वोक होता है 121। अब 121 के लिए जब वो शोकाज करेगा, तो ये सेक्शन हमें बताता है यहाँ पे कि उस शोकाज के 2 साल के अंदर अंदर फैसला देना जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट 2 साल के अंदर अंदर फैसला नहीं देगा तो मामला टाइम बार्ड हो जाएगा। ये हम इसको केस लॉ की सूरत में भी हम देखेंगे, डिटेल में तफसील के साथ देखेंगे। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई है कि डिपार्टमेंट ने नोटिस किया 114(4) के तहत उस बंदे को जिसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की, और उस बंदे ने जब इस नोटिस के मामले में भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं की, तो जो जो 121 सेक्शन है वही बुरूकार आता है। 121 के तहत भी फिर वो नोटिस होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं की तो फौरन जो है वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो 121 का शोकाज जब करेगा तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि 2 साल के अंदर अंदर फैसला दे। इसके बाद अगर जाएगा ना उस नोटिस के 121 के बाद 2 साल बाद वो करेगा तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा मामला। इसको अभी हम जो केस ला है इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का फैसला है वो हम देखेंगे, तो आप मजीद जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से क्लियर होगी। तो 121 यही है। 121 को अगर मैं समराइज करूं कि 5 इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं जो इन्वोक करते हैं सेक्शन 121 को। कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, स्टेटमेंट 116 के तहत फाइल नहीं करता, बिजनेस जिस्ट कंटिन्यू करता है, इसको नोटिस आता है वो नहीं कंप्लायंस करता। 143-44 जो शिप ओनर है, एयरक्राफ्ट ओनर है, नॉन रेजिडेंट है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते, या 177 सब सेक्शन 10 के तहत वो रिकॉर्ड नहीं देता, तो 121 को जगा दिया जाता है। तो 121 जो है उसकी अपनी लिमिटेशन है, जैसा मैंने बताया कि 6 साल है। और इसके अलावा दूसरी जो लिमिटेशन है उसका ताल्लुक 114(4) के साथ है। 114(4) के तहत जब कमिश्नर नोटिस करता है किसी नॉन फाइलर को, या 5 साल तक जिसने रिटर्न फाइल नहीं की और उस नोटिस की भी वो कंप्लायंस नहीं करता, तो 121 के तहत जब नोटिस होता है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि 2 साल के अंदर अंदर उसको उस प्रोसीडिंग को तकमील तक पहुंचाए, अदरवाइज वो मामला टाइम बाउंड हो जाता है, डिपार्टमेंट के हाथ से निकल जाता है मामला। अब जो है 121 का जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो मैं आपको एक दिखाता हूं, फिर हम केस लॉ देख लेंगे। 114(4) के नोटिस आपके साथ शेयर किए थे, ये उसी का ही है। उसी के तहत ही बंदे ने जब 2 नोटिस के जवाब में नहीं किया रिटर्न फाइल, तो डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। अब ऑर्डर में है क्या, ये कह रहा है कि द टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ टोटल इनकम 114(4) 114 subsection 1 of the income tax ordinance 2000 for the tax year mentioned above within due date. Therefore, notice under section 114(4) was issued. Again, the taxpayer has failed to make compliance of statutory notice and did not file return. The taxpayer is a director of company. अब ये देखें ना कि ये इंफॉर्मेशन इनके पास यकीनन आ गई हो गई थी। अब टैक्स पेयर को नहीं पता, वो टैक्स पेयर आपको पता ही है कि हमारे आम लोग तो इतने नहीं है फेमिलियर, उनको आईआरएस में कहाँ एक लॉगिन होते हैं, यार वकील ने रिटर्न फाइल की थी तो उनको नहीं पता होता। तो कहीं किसी कंपनी में वो डायरेक्टर था, डिपार्टमेंट ने वहां से मालूमात ले ली और इसको इसी आईआरएस में नोटिस करते गए। जो फिजिकल नोटिस का तरीका है वो शायद उनको वहां तक पहुंचा नहीं है, मतलब जो भी वजह हुई होगी। तो आईआरएस में 2 एक नोटिस करने के बाद उन्होंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी कि भाई आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे। द टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू फाइल रिटर्न, आई हैव बीन लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट टू फाइनलाइज द प्रोसीडिंग एक्स पार्टी। उसकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं है, उसे पता ही नहीं था नोटिस का, तो एक तरफा ये मामला हुआ अंडर सेक्शन 121(1)(ab ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कीपिंग इन व्यू द personal expense borne by the taxpayer including utility bills. Total income of the taxpayer is determined at 1 million. टोटल इनकम असेस जो है 1 मिलियन। अब ये देखें कि उसने कहा कि यार इसकी ये यूटिलिटी वगैरह के हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया, उसकी इनकम जो है 10 लाख बनती थी। ये एक इंडिविजुअल है सिंपल, क्योंकि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर था, कहीं किसी दोस्त ने उसको बना दिया कि भैया आप कंपनी का ये बने, वो कोई ज्यादा इन चीजों के मामले में जानता नहीं था। डिपार्टमेंट ने आईआरएस में 2 नोटिस कर दिए, फिर खुद से जो है ना 121 के तहत उसकी बेस्ट जजमेंट कर दी और उसकी इनकम खुद से मालूम करके कि भाई आपके एक्सपेंसेस को देखते हुए आपकी आमदनी जो है टैक्सेबल इनकम जो है वो हमने 1 मिलियन बना ली और इसका टैक्स कोई 50-1,000 बना के तो आईआरएस में डाल दिया। तो उस बंदे को तो
कुछ 2 साल बाद जाके पता चला कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आया। खैर, ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं कि इस तरह ये जो है मराहल इस तरह गुजरते हैं। 121 मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मजीद हम इसको अब एक जो केस इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का एक फैसला है इसी 121 सेक्शन के तहत, वो हम देखेंगे। तो ये बाकी चीजें हमारी 121 के हवाले से हो गई हैं। मेरा ख्याल है दूसरी दफा कर लूं तो ही आपको नजर आएगा। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। अच्छा, ये अब मजीद हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए हम ये केस लॉ देख रहे हैं कि ITA नंबर 1174 IB इस्लामाबाद 2024 है। ये केस लॉ में बता रहा है की फैक्ट्स ड्रॉन फ्रॉम द रिकॉर्ड इंडिकेट दैट appellant taxpayer an individual did not file a tax return for the tax year 2019 despite the issuance of notice under section 114(4) of the ordinance March 2020 and a show cause notice for the imposition of penalty under section 182 of the ordinance on January 15 2021। यानी कि वो वही 114(4) के तहत उसको नोटिस किया गया कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। द इंफॉर्मेशन in this case was provided by the FBR Islamabad through common reporting standards data revealing that the taxpayer maintains bank account deposits in a foreign jurisdiction। अब देखें ना, वो मालूमात तो कहीं से उठा लेते हैं। जैसे हमने अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देखा था कि बंदा जो है डायरेक्टर था किसी कंपनी में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने डेटा उठा लिया कि वो बंदा जो है उसके पास बैंक डिपॉजिट पड़े थे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में, इसलिए उसको नोटिस किया गया 114(4) के तहत कि अपने रिटर्न फाइल करें भाई, आपके पास तो अच्छी खासी वेल्थ है। Detail of the offshore bank account and their balances as of December 31st 2017 are as follows। ये उसके बैंकों की डिटेल है, US डॉलर में इसके पास पैसा पड़ा है। इन लाइट ऑफ द अबव अ स्टैट्यूटरी नोटिस अंडर सेक्शन 176(1) ऑफ द ऑर्डिनेंस वाज इशूड ऑन अक्टूबर 21 2019। ये 176 इनको इख्तियार देता है कि वो किसी से इंफॉर्मेशन लें कि 176 को आगे जाके हम देख भी लेंगे कि डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो मुझे नोटिस करे। उसके मालूमात में कोई चीज आ गई, जैसे ये मालूमात उसके पास आ गई, उसने नोटिस कर दिया कि भाई ये चीजें हैं, अब जरा बताएं। टू obtain documents detail and related information regarding foreign movable assets and relevant records। However, the taxpayer failed to provide these documents even after being granted adjournments। adjournments भी उसको दी गई, उसके बावजूद उसने compliance नहीं की। due to the non-filing of tax return and failure to furnish the requested detail and document। रिटर्न भी फाइल नहीं की, डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। एज पर द नोटिस डेटेड अक्टूबर 21 2019 a show cause notice under section 121 of the ordinance was issued on March 13 2020। अब जो है, जब ये तमाम चीजें हो गई, ना तो 114(4) के तहत उसने अपनी रिटर्न फाइल की, ना 176 सबसेक्शन 1 के तहत उसने डिटेल डॉक्यूमेंट दी, तो क्या हुआ, तो उसको शोकाज किया गया 121 के तहत। जाहिर है फिर हम इसी तरफ डिपार्टमेंट आता है 121 को जगाता है, इन्वोक करता है, विच आल्सो वेंट अनहीडेड। तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जो 121 के तहत शोकाज किया गया। द रिस्पॉन्स ऑफ द टैक्सपेयर्स ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वाज कंसीडर्ड एंड फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी। Consequently, due to the lack of explanation regarding the source of investment used for the offshore accounts as raised in the show cause notice, the assessing officer was left with no choice but to conclude the proceeding based on the issues outlined in the show cause notice under section 121 subsection 1 clause A B read with section 111 subsection 2। 111 को हम देख लेंगे कि कोई इस तरह की इनकम है, वो उसको हम अलग से देख लेंगे। जैसे इसके जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे, तो उसने कोई सोर्स तो अपने जस्टिफाई किए ही नहीं, तो इसके तहत उसके फैसला आ गया, टैक्स पेयर के खिलाफ अल्टीमेटली फैसला दिया गया। डिससेटिस्फाइड विद दिस आउटकम
the appellant taxpayer has now appealed to the tribunal challenging the impugned order on a number of grounds. ठीक है, अब फैसला तो उसके खिलाफ आ गया, लेकिन ये टैक्स पेयर का हक है कि वो उसको अपील करे अगर वो समझता है कि मेरे पास आर्गूमेंट हैं। अब देखेंगे कि उसके पास, टैक्स पेयर के पास क्या ऐसे आर्गूमेंट थे। उसने 114(4) को भी बिल्कुल ही नजरअंदाज किया, 171 को भी, जो अब तक की कहानी सामने आ रही है, उसको भी कोई डिटेल वगैरह भी नहीं दी। 121 के तहत शोकाज किया गया 2020 में, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर जो है 121 और 111 के तहत उसके खिलाफ जो एक फैसला दे दिया गया टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस फैसले से डिससेटिस्फाई होते हुए टैक्स पेयर ने इसको चैलेंज किया। वो ग्राउंड्स क्या हैं? दिस केस वाज हर्ड ऑन सितंबर 12, 2024। ये ट्रिब्यूनल बता रहा है कि 2024 में इसको सुना गया। द टैक्स पेयर्स AR strongly argued that while it is undisputed that the appellant is a non-filer, ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि वो जो बंदा था वो नॉन फाइलर था, उसकी पिछले 5 साल की रिटर्न तो नहीं गई थी। Notice under section 104 dated March 4, 2020 was issued requesting the appellant to file the tax return for the tax year 2019. Since the appellant did not submit the return, the best judgment assessment under section 121 should have been passed by June 30, 2022. ठीक है, ये 121 में हमने पढ़ा है, अगर आप इसको रिकॉल करें तो यही एक आर्गुमेंट लिया उसने कि वो एक नॉन फाइलर था, उसकी पिछले 5 साल की रिटर्नें नहीं गई थी। शोकाज हुआ 2020 में, और शोकाज के बाद 30 जून 2022 तक उसका फैसला आ जाना चाहिए था। ये याद रहे, ये टैक्स पेयर के वकील के आर्गूमेंट है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजो टू सेक्शन 121 सबसेक्शन 3 of the ordinance, however the impugned order was issued on June 30, 2024. वो कह रहा है कि 121 सबसेक्शन 3 कहता है कि जब आप शोकाज करें 121 के तहत, तो आपके पास 2 साल हैं टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि वो उसको कंक्लूड करे। यहां ये हुआ कि 2022 के बजाय टैक्स डिपार्टमेंट ने फैसला जाके किया कब? शोकाज 2020 में किया, फैसला किया है 2024 में, 4 साल बाद किया है। Therefore, the AAR contended that the impugned order is illegal, void ab initio, and beyond the assessing officer's jurisdiction. He therefore requested that the appeal be accepted and the impugned order annulled. तो वो कह रहा है कि इसको इलीगल करार दें, और शुरू ही से ये गलत है, मतलब बियॉन्ड दी असेसिंग ऑफिसर ज्यूरिसडिक्शन के है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम लिमिटेशन का ख्याल नहीं किया, उसके बाद जाके फैसला दिया। उसने इस ग्राउंड पे नहीं किया कि यार ठीक है 114(4) के तहत उसने रिटर्न फाइल नहीं की, 176 के तहत उसने इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, 121 के शोकाज को भी नजरअंदाज किया। उसने जो ग्राउंड ली वो ये 121 सबसेक्शन 3 का, कि वो सेक्शन इसको इजाजत ही नहीं देता कि 4 साल बाद जाके फैसला करें। In contrast, the DR defended the impugned order. दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट का नुमाइंदा था उसने ऑर्डर को डिफेंड किया, arguing that the general limitation period of 6 years apply to the case. उसने कहा नहीं जी 6 साल अप्लाई लगते हैं, और हमने वो 19 की रिटर्न मांगी थी, 24 में जाके हमने फैसला कर दिया 5 साल, ये 6 साल के अंदर अंदर फैसला हुआ है। तो हम therefore the order issued by the assessing officer is within the legally prescribed time frame. हमने बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर फैसला दिया है, हमने कोई गलती नहीं। अब ये दोनों के आर्गुमेंट आ गए हैं। मजीद इसको देखते हैं कि ट्रिब्यूनल ने इसको किस तरह देखा। वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स, हमने दोनों साइड को सुना, पार्टीज एंड रिव्यूड द रिकॉर्ड को भी देखा। द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स एज आर एग्रीड बाय बोथ साइड्स, जो चीज दोनों साइडों ने तस्लीम किया, दैट द appellant taxpayer is a non-filer who did not submit any income tax return for the past 10 years prior to the issuance of notice under section 114(4) on March 4, 2020। दोनों फरीकों का इस बात पे तो इत्तेफाक था कि टैक्स पेयर जो था वो नॉन फाइलर था, उसने रिटर्न कभी कोई फाइल नहीं की थी, ये शोकाज से पहले भी। This was the first time that the assessing officer initiated proceeding based on information received from the FPR through CRS data. The assessing officer issued a notice under section 176, ये वही बातें वो रिपीट हो रही हैं, of the ordinance in October, and subsequently issued another notice under section 114(4) on March 2020 for filing of return for tax year 2019. As a result, the assessing officer issued a best judgment assessment under section 121 of the ordinance through the impugned order dated June 30, 2024. The core issue between the parties, core issue अब वो बता रहा है, determining the applicable limitation period. आपने देखा है कि दोनों फरीकों का जो आर्गुमेंट है, पहला कहता है सबसेक्शन 3 के तहत कि भाई उनके पास 2 साल थे,
जब उन्होंने शोकाज किया 121 के तहत तो उनके पास 2 साल थे, 2022 तक फैसला डिपार्टमेंट को कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का कहना था कि नहीं जी, इसी 121 में 6 साल लिखा हुआ है, तो हमने तो 6 साल के अंदर अंदर फैसला किया, तो हमने टाइम फ्रेम की कोई नॉन कंप्लायंस नहीं की। The core issue, as contemplated in section 121(3) of the ordinance. Specifically, the question is whether the appellant's case falls within the proviso to subsection 3 of section 121 or the general limitation period of 6 years as provided in that subsection should apply. अब ये एक जो है मामला है दोनों फरीकों के दरमियान। अब देखते हैं कि इसमें जो है ट्रिब्यूनल किस नतीजे तक पहुंचती है। बिफोर delving into the issue at hand, it is important to first examine the scope of best judgment assessment under section 121 of the ordinance and the provision of subsection 4 and 5 of section 114 of the ordinance. अब इस तरह के जजमेंट का ये मजा एक है कि चीजें दोबारा मतलब आप उसको दोहरा भी जाते हैं कि सारा कुछ जो हमने पढ़ा है 114 4 और 5 को वो भी इसमें इसी जजमेंट में आ गए हैं और 121 को भी वो पढ़ता है। सेक्शन 121 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ग्रांट द कमिश्नर the authority to make a best judgment assessment of a taxpayer's income when the taxpayer failed to meet certain tax related obligation. These provisions allow the commissioner taxable income and the amount of tax owed based on available information or material at hand. Here is the scope of section 121 of the ordinance. क्या है ट्रिगर कौन से इवेंट करते हैं वो हमने सारे देख लिए थे कि टैक्स पेयर फेल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पांस टू ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 114 सबसेक्शन 3 और 4 है, या 143 44 है, या 116 है, या वो रिकॉर्ड नहीं देता 177 के तहत, यहाँ पे वो 117 मेरा ख्याल है मिस कर गया है। अच्छा, अगर ये तमाम जो जो ट्रिगर हैं इसके ये नहीं करता, वो नोटिस आते हैं टैक्स पेयर को, वो रिटर्न फाइल नहीं करता, वो रिकॉर्ड नहीं देता, तो क्या होता है? मेथड ऑफ असेसमेंट, द कमिश्नर कंडक्ट द असेसमेंट बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल। दिस असेसमेंट विल सुपरसीड any assessment based on the taxpayer return, effectively rendering the taxpayer original or revised return invalid। यानी कि जो ओरिजिनल असेसमेंट है उसको भी इनवैलिड कर देता है। देखें 177(10) के सूरत में उसकी रिटर्न तो ऑलरेडी जा चुकी है, उसने 177 सबसेक्शन 10 की सूरत में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं दिया। जब रिकॉर्ड नहीं दिया इसका मतलब है पहले उसकी रिटर्न जा चुकी है, लेकिन कुछ सूरतों में यह भी है कि वो उसकी रिटर्न सिरे से गई ही नहीं होती, लेकिन 177 सबसेक्शन 10 की सूरत में रिटर्न तो उसकी जा चुकी है, उसने रिकॉर्ड नहीं दिया तो बेस्ट जजमेंट हो गई, और बेस्ट जजमेंट हो गई तो उसकी ओरिजिनल असेसमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, ये वो बता रहा है। अच्छा, फिर ये सेक्टोरल बेंचमार्क वो बता रहा है, जैसे हमने बात की थी कि यार शुगर है या हम कोई मतलब सॉल्वेंट प्लांट है वहां पे सीड आ जाता है तो सीड से ऑयल कितना एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से मील कितना निकलता है, उसमें वेस्ट कितना निकलता है, तो ये तमाम मालूमात होती हैं। इन चीजों को देखते हुए या ये सेक्टर है फलां सेक्टर है वहाँ प्रॉफिट मार्जिन जो मार्जिन है वो इतने परसेंट है, ग्रॉस मार्जिन इतना है, नेट इतना है, तो इन चीजों को देख के ही वो करता है। जैसे हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो एक इंडिविजुअल का देखा कि भाई आप डायरेक्टर हैं, आपके एक्सपेंस देखते हुए हम आपकी इनकम जो है वो 10 लाख उन्होंने बना दी और 50,000 का टैक्स उस पर लगा दिया। तो यहाँ पे ये चीजों को वो देखेंगे ताकि उसको रेशनलाइज करें, उसको लॉजिकल करें रीजंस के साथ कि भाई ताकि बिल्कुल ही इलॉजिकल चीजें ना हो, तो वो ये चीजें जरूर देखेंगे कि सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज को फैसला देते हुए इस सेक्शन 121 के तहत। Assessment order, once the assessment is completed, the commissioner must issue an order that include क्या क्या चीजें होती हैं उस ऑर्डर में? The taxpayer's taxable income, the amount of tax due, any tax already paid if applicable, information on the taxpayer's appeal right including the time, place and procedure for filing an appeal। ये 4-5 उस ऑर्डर का हिस्सा होती है ये चीजें कि भाई तुम्हारी इनकम इतनी है, आपकी टैक्स ड्यू इतना है, पहले आपने इतना एक टैक्स पे किया वो माइनस होके बाकी आपने जो है टैक्स पे करना है, और उसके जो राइट ऑफ अपील है वो भी बताता है कि आप जो है इस फैसला जो हम दे रहे हैं 121 सेक्शन के तहत आप कहाँ कहाँ इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है 121 में फैसला आया और ये जो यहाँ ट्रिब्यूनल में उसने अपने इस अपील के हक को टैक्स पेयर ने इस्तेमाल किया। अब जो है टाइम लिमिट्स जो हमने देखी थी कि द असेसमेंट ऑर्डर मस्ट बी इशूड within 6 years after the end of the tax year or income year to which the assessment relates। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट ने जो अपना आर्गुमेंट दिया वो यही दिया कि यार 2019 के लिए हमने नोटिस किया, 2024 में हमने फैसला दिया, तो 6 साल के अंदर अंदर फैसला हुआ तो हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन एक प्रोवाइजो मौजूद है, एक्सेप्शन है, अप्लाईज कब? वो एक्सेप्शन उस वक्त अप्लाई है जब अगला बंदा नॉन फाइलर हो और उसको 114(4) के तहत नोटिस जाए। If the taxpayer is issued a notice under subsection 4 of section 114
for any of the last 10 completed tax year. In such case, the assessment order must be issued within 2 years from the end of the tax year in which the notice was issued. यानी कि 121 वाला नोटिस, 121 वाला नोटिस, मैं इसको रिपीट करता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया, होपफुली आप उसको समझ गए होंगे कि कोई बंदा है जो नॉन फाइलर है, जिसकी पिछले 5-10 साल की कोई रिटर्न नहीं गई, उसको एक नोटिस किया 114(4) के तहत, और उस नोटिस के मुताबिक भी उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो इन्वोक हो जाता है 121। जब 121 का नोटिस जाता है तो फिर डिपार्टमेंट के पास 2 साल इस सूरत में बचते हैं, 2 साल। ये सिर्फ उस सूरत में कि टैक्स पेयर नॉन फाइलर हो। अगर पहले से वो फाइलर है, एक आध रिटर्न का मामला है, तब जो है वो जनरल लिमिटेशन अप्लाई होता है, 6 साल वाला होता है। तो ये चीजें हैं, ये सब सेक्शन 3 है प्रोवाइजो, इसमें उसकी वो वजाहत कर रहा है। अच्छा, फिर इसने 114, 4 और 5 के उसको स्कोप को भी देखा। एज फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 114(4) और 5 of the ordinance is concerned, it is noted that the provision of subsection 4 of section 114 empowers the commissioner to issue a notice in writing to any person whom the commissioner believes is required to file a tax return for a particular tax year but has failed to do so. The person receiving the notice is required to file the return within 30 days from the date of the notice service. However, the commissioner has the discretion to specify a longer or shorter period. ये उसका सवाबदीदी इख्तियार है, वो 30 दिन भी दे सकता है, इससे कम या ज्यादा भी दे सकता है 114(4) के तहत जब वो नोटिस करता है। अब 5 जो है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ एक आपकी जो है एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इशुएंस ऑफ नोटिस फॉर पास्ट ईयर, दिस सबसेक्शन एक्सटेंड द कमिश्नर अथॉरिटी अंडर सेक्शन 114 सबसेक्शन 4 allowing the issuance of a notice for one or more of the last 5 completed tax year or assessment year. Special provision for non-filer के लिए भी इसमें एक मौजूद है। वो क्या है? If the person has not filed return for any of the last 5 completed tax year, the commissioner may issue a notice for one or more of the last 10 completed tax year. ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोविजन 114(5) में मौजूद है, और ये भी 114(5) में मौजूद है जब फॉरेन इनकम और एसेट मौजूद हो। तो सेकंड प्रोविजो एलिमिनेट्स द टाइम लिमिटेशन, वो इस चीज को सिरे से उड़ा देता है। Altogether, if the commissioner has recorded reasons in writing based on which it is determined that the person has foreign income or own foreign asset, in such cases a notice can be issued beyond the standard 5 or 10 year time limit. अगर किसी के बैरूनी इनकम, बैरूनी असासे निकल आए, तो कमिश्नर के पास इख्तियार है, वो किसी भी वक्त कर सकता है, कोई 5-10 साल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी उस पर नहीं है। ये 114(5) हम देख रहे हैं। अब दो मजीद वो कह रहे हैं की पॉइंट्स क्या हैं। जनरल टाइम फ्रेम क्या है? द कमिश्नर कैन इशू ए नोटिस फॉर अप टू द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर, 114(4) का वो बता रहा है। एक्सटेंडेड पीरियड फॉर नॉन फाइलर, फॉर दोज हु हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न इन द पास्ट 5 years, the scope extend to the last 10 completed tax year. No time limit for foreign income asset. If a person is found to have foreign income or foreign asset, there is no time restriction on whom restriction on when a notice can be issued. The commissioner must, however, document the reason for such action in writing. अच्छा, मजीद इस जजमेंट में कहता है, नाउ वी टर्न टू द इशू इन्वॉल्व इन द इंस्टेंट केस, जो मौजूदा केस है इसकी तरफ दोबारा आते हैं 114(4) और 5 को देखने के बाद। एज स्टेटेड अबव, सेक्शन 121 सबसेक्शन 3 ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स 2 डिस्टिंक्ट लिमिटेशन। हमने देख लिया कि 2 हैं, एक जनरल 6 साल का, दूसरा कौन सा है? 2 साल की लिमिटेशन देता है जब नॉन फाइलर हो, और अगर उसको 121 के तहत नोटिस जाए तो 2 साल के अंदर अंदर फैसला होना होता है। 2 डिस्टिंक्ट लिमिटेशन फॉर इशूइंग एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। जनरल लिमिटेशन क्या कहता है? 6 ईयर का। अंडर द जनरल रूल इन सेक्शन 121 सबसेक्शन 3, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन ओनली बी इशूड विद इन 6 years after the end of relevant tax year or income year to which the assessment relates. This 6-year limitation applies to cases where a taxpayer has failed to comply with certain obligations, such as not filing return for the last 1 or more of the last 5 completed tax year or assessment year, or not producing required document, but does not involve a special situation. इसमें वो special situation नहीं है, such as non-filing of return for any of last 5 completed tax year, non-filer हो, or the discovery of foreign income or asset. स्पेशल लिमिटेशन क्या है? 2 year लिमिटेशन, उसकी वजाहत करता है कि द प्रोवाइजो टू सेक्शन 121(3) इंट्रोड्यूस अ स्पेशल टाइम लिमिट।
That applies when a notice is issued under section 114(4) for one or more of the last and completed tax years. However, this shorter 2-year limitation only applied to cases where the notice was issued under the specific circumstances mentioned in proviso to section 114(5), which concerns taxpayers who have foreign income or own foreign asset or non-filer for any of the last 5 completed tax year. In these special cases, if a notice under section 114(4) is issued for one of the last and completed tax year, an assessment order must be issued within 2 years from the end of the tax year in which such notice was issued. To enhance the understanding of special limitation, it is essential to reproduce the proviso to subsection 3 of section 121 of the ordinance below. वो उसको proviso को दोबारा यहाँ पे वो लिख रहा है, क्या कहता है? Provided that where notice for furnishing a return of income under subsection 4 of section 114 is issued in respect of one or more of the last 10 completed tax year in pursuance of proviso to subsection 5 of 114, an assessment order under this section shall only be issued within 2 years from the end of tax year in which such notice is issued. Acha, the phrase in pursuance of proviso to subsection 5 of section 114 is crucial in determining the limitation period. This phrase directly links the 2-year limitation for issuing an assessment order to specific cases covered by the proviso to section 114(5). The proviso to subsection to section 114(5) refer to situation where taxpayer has not filed return for any of the last 5 completed tax year, and where a notice under section 114(4) is issued for up to the last 10 completed tax year. Importantly, it also implies when the commissioner has identified that taxpayer has foreign income or foreign assets, allowing the commissioner to bypass the standard time limit. तो ये बातें जरा रिपीट हो रही हैं, इसमें उसको पूरी तरह इसको डिस्कस कर रहा है कि 2 साल का जो लिमिटेशन है in the proviso to subsection 121(3) only applies if the notice for filing a return is issued in relation to one of the last 10 completed tax year based on the special circumstances mentioned in the proviso to subsection 114(5). Specifically, this would involve cases of non-filer or taxpayer with foreign income or asset. Without the invocation of the proviso to section 114(5), the general 6-year limitation applies when the commissioner can issue an assessment order within 6 years of the tax year in question. अगर तो वो 114(5) के जो स्पेशल प्रोविजो है उसके तहत ना हो तो वो 6 साल वाली लिमिटेशन अप्लाई होता है. In summary, the phrase in pursuance of proviso to subsection 5 of the section 114 is essential because it restricts the application of the 2-year limitation to specific case involving non-filer or individual with foreign income or asset as outlined in proviso to section 114(5). Without this link, the standard 6-year limitation applies. Now we undertake to apply the above legal text to the fact and circumstances of the case. अब वो कह रहा है कि ये तमाम चीजें डिस्कस करने के बाद हम उसको इस केस के साथ लिंक करते हैं. Undisputedly in this case the appellant is a non-filer. ये बात तो क्लियर है, इवन डिपार्टमेंट भी कहता है कि वो नॉन फाइलर है. एंड द असेसिंग ऑफिसर हैज इशूड अ नोटिस, 114(4) का नोटिस भी उसने कर दिया फॉर द टैक्स ईयर 2019 in March 2020 to determine the limitation period for issuing the assessment order under section 121 of the income tax ordinance 2001. Let's break it down. 114(5) क्या कहता है? Since the person is a non-filer, the notice can be issued for any of the last 10 completed year. और 121(3) क्या कहता है? Once the notice under section 104 is issued, the assessment order must be issued within 2 years from the end of tax year in which the notice was issued. अब इसने तमाम बहस को एक तरह से कंक्लूड किया कि वो नॉन फाइलर है. अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर उस पे ये 121(3) अप्लाई होता है. Once the notice under section 114(4) is issued, the assessment order must be issued within 2 years from the end of tax year in which the notice was issued. ठीक है, तो उसके इस सूरत में नॉन फाइलर की सूरत में 2 साल बचते हैं डिपार्टमेंट के पास. एप्लीकेशन टू this case, the notice under section 114(4) for tax year 19 was issued in March 20. अब इसको वो लिंक कर रहा है इस फैसले को कि नोटिस कब इशू हुआ? 2019 में, सॉरी मार्च 2020 में ये नोटिस इशू हुआ. अंडर सेक्शन 121(3) द टैक्स अथॉरिटी हैज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन व्हिच द नोटिस वाज इशूड टू इशू द असेसमेंट. तो मार्च 2020 में नोटिस इशू हुआ. टैक्स डिपार्टमेंट, चूंकि वो नॉन फाइलर था, मार्च 2020 में इसको नोटिस इशू हुआ, तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास 121 के तहत कितना एक टाइम था?
2 साल थे कि वो उसको कंक्लूड करते। The notice was issued in the 2020 tax year, since March 2020 fall in the tax year 2020. Therefore, the 2-year limitation period start from the end of the tax year 2020, which ends on June 30, 2020. तो limitation क्या है? The tax authority must issue the assessment order within the 2 years from the end of the tax year 2020. 2020 खत्म हुआ 30 जून 2020 को, तो 30 जून 2021, 30 जून 2022 को नॉन फाइलर की सूरत में 121 के ऑर्डर को फाइनल होना चाहिए था। दिस मीन द डेडलाइन फॉर इशूइंग द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 121 वुड बी June 30, 2020. In this case, the assessing officer was required to issue the assessment order under section 121 of the ordinance by June 30, 2020. However, the order was issued on June 30, 2024. Exceeding the limitation period prescribed in the proviso to subsection 3 of section 121 of the ordinance. As a result, the impugned order is declared illegal, void ab initio, and without jurisdiction. Consequently, the impugned order is annulled and the appellant appeal is accepted. अब आपने इसको देख लिया कि इस पूरे मामले में उसने 114(4), 114(5), 121(3) इन तमाम सेक्शन को बड़ी डिटेल में देखा है। अगर आप कहें तो मैं एक दफा इसको फिर रिवाइज करता हूं कि 114(4) के तहत कमिश्नर नोटिस कर सकता है। तो कितने अरसे तक कर सकता है वो बताता है 114(5). 114(5) बताता है कि अगर कोई फाइलर बंदा है, वो कभी फाइलर रहा है, पिछले 5 सालों में उसने कोई रिटर्न फाइल की है, तो टैक्स डिपार्टमेंट पीछे 5 सालों तक जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने कभी रिटर्न फाइल नहीं की, तो टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 10 साल तक भी रिटर्न का कह सकता है। अगर हम इसको लिंक करेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के साथ 121 के साथ, तो 121 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर अगला बंदा नॉन फाइलर है और आप उसको 121(4) के तहत नोटिस कर रहे हैं, तो फिर नोटिस के 2 साल के अंदर अंदर आपने 121 को कंप्लीट करना है। यहां मार्च 2020 में उस बंदे को नोटिस किया गया 114(4) के तहत। 114(4) के तहत मार्च 20 में उसको नोटिस किया गया। मार्च 20 यानी कि टैक्स ईयर 20 है, टैक्स ईयर खत्म हुआ 30 जून 2020 को। तो 121 सबसेक्शन 3 के तहत उनके पास, डिपार्टमेंट के पास टाइम क्या था? टाइम ये था कि वो 30 जून 2022 तक इसको फैसला कर जाते, 121 के तहत उसका ऑर्डर पास कर देते। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नहीं जी, 121 के सेक्शन के तहत हमारे पास 6 साल है, हमने 2024 तक इसकी जो है जजमेंट कर दी, ऑर्डर पास कर दिया। वो 6 साल में तो ठीक है, मार्च 2020 में आपने नोटिस किया और 30 जून 2024 में आपने फैसला किया, ऑर्डर पास किया, उस हद तक तो ठीक थी। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि अगला बंदा नॉन फाइलर था, उसने कभी कोई रिटर्न फाइल नहीं की। उसके लिए एक्सेप्शन 121(3) में मौजूद था कि नोटिस के 2 साल के अंदर अंदर आपने फैसला कर देना था। आप 30 जून 2022 के बजाय अपने 30 जून 2024 को फैसला किया, इसलिए ये फैसला ठीक नहीं है, इसकी इब्तिदा ही गलत है, अपील इसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये चीजें हमने इसमें ये देखी हैं। 114 हमने ये सारे ट्रिगर पॉइंट जो कहाँ इन्वोक होता है, किस किस वजह से 121 इन्वोक होता है, वो तमाम देखे हैं। और वो क्या बुनियाद बनाता है, हमने नोटिस भी देखा है, हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी देखा, हमने ये केस लॉ भी देखा तफसील से कि किस तरह उसने जो है फैसला दिया है। हालांकि टैक्स पेयर ने 114 से पहले उसके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट थे, उसके पास उसके एसेट वगैरह भी जो है डिपार्टमेंट ने वो मालूम किए, और 114(4) के तहत नोटिस किया, उसका भी उसने जवाब नहीं दिया। 176 के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। 121 की जो है उसका फाइनल जाके 2024 में जाके उसके खिलाफ फैसला हुआ, और उसने टेक्निकल ग्राउंड पे उसने इसके खिलाफ अपील किया, और वो टेक्निकल ग्राउंड पे जो है टैक्स पेयर ने ये जो मामला था वो जीत लिया। जी रिजवान अमीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूँ सर। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इसको लेके चले और समझ में भी आ गया। नहीं सर, मुझे सर करेक्ट कीजिएगा, ये ऑर्डर आने के बाद क्या टैक्स पेयर छूट गया? टेक्निकली मुझे लगता है नहीं छूटा। इसकी वजह ये है कि जैसे अभी अभी आपने कहा कि ये नॉन फाइलर, एक तो नॉन फाइलर है, दूसरा इसके फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम भी जो है वो मालूमात के तहत मिली है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या डिपार्टमेंट ये नहीं करेगा कि बच्चे तू तो इस पे तो छूट गया, लेकिन मैं तुम्हें फ्रेश ऑर्डर इशू कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं, क्योंकि तुम नॉन फाइलर हो, क्योंकि तुम्हारे पास फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम मौजूद है,
तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो इसमें तो लिमिट ही नहीं है, तो मैं तो फ्रेश ऑर्डर भी इशू कर सकता हूँ, फ्रेश नोटिस भी इशू कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट ये कर सकता है उसके खिलाफ। उसमें उसमें ये चीज तो मौजूद है बल्कि 114(5) में कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब नहीं जो है तो फारनेस फ्रेश नोटिस इशू कर सकते हैं, भले ये जीत गया हो इस स्टेज पे। इसमें अभी तो नेक्स्ट है। देखें इसी आर्डर के खिलाफ भी तो अभी अपील फॉर रेफरेंस भी वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, मतलब ये चीजें उसके पास फोरम तो है डिपार्टमेंट के पास। लेकिन सर बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर नोटिस है ना, इस पे तो टैक्स पेयर जीत गया और ट्राइब्यूनल ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और टेक्निकली ग्राउंड में उन्होंने वो टैक्स पेयर तो है छूट गया, लेकिन जी जी अभी भी मतलब कि खतरे की घंटी तो, तलवार तो लटकी हुई है स्टिल, जी, क्योंकि उसने कोई उसकी डिपार्टमेंट उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जो उसके पास फायर एसिड थे उसको तो उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, टेक्निकल ग्राउंड पे इस नोटिस के खिलाफ वो जीत गया। जीत गया। लेकिन चले सर, अगर फॉरेन एसिड को भी छोड़ दें, नॉन जी फाइलर जी तो सर है ना, ये तो जी जी डिपार्टमेंट भी मान रहा है और टैक्स पेयर भी मान रहा है। जी तो जी अगर मैं जैसे मैं रिजवान अमीन, मैं डिपार्टमेंट हूँ, तो हाँ मैं ये समझूं कि टैक्स पेयर जो है एबीसी इस नोटिस के तहत जो है वो बड़ी जिम्मा हो गया, लेकिन जी जी मैं चूंकि नॉन फाइलर है तो मैं इसको 6 साल तक, तो मैं इसको 5 से 10 साल तक की मैं रिटर्न तो कॉल कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ, तो उसके तहत मैं फ्रेश नोटिस तो इशू कर सकता हूँ कि नहीं? दी देखें बिल्कुल, उसमें देखें उसने कभी रिटर्न फाइल नहीं की और नहीं डिपार्टमेंट की। के पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, जी उसको जी, रिटर्न तो फाइल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसके तहत मैं सही सही समझ रहा हूँ सर, जी 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 मतलब ये तलवार लटकी हुई है ना। देखें सिंपल बात है ना, देखें उसने कोई जस्टिफिकेशन दी ही नहीं है, जी आखिर वो फाइल उसकी उसकी आमदनी टैक्सेबल है और वो रिटर्न फाइल नहीं करा, जवाब भी नहीं दे रहा, यहाँ पे तो चलो उसने टेक्निकल ग्राउंड पे ये फैसला अपने हक में करवा लिया, लेकिन वो एग्जैक्टली, चीजें तो हैं खड़ी हुई वहां पे। एग्जैक्टली, बस यही मैं कहना चाहूँ, मैं सही जी समझाऊँ ना सर? जी जी सही। जी जी भाई, और कोई भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 121 सेक्शन है इसके साथ जो जो जितने एक कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं मुख्तलिफ, उनको हमने तफसील से के साथ देखा। 117 या 143 44 या 116 उनको तो इतनी तफसील से नहीं देखा, वो सिंपल है। 114 4 और 5 का बड़ा एक मतलब उसके साथ ये अक्सर बेशतर ये चीज आता है, मतलब इसको इनको हमने तफसील के साथ देखा। 121 को देखा कि किस तरह वो बेस्ट जजमेंट करता है, नोटिस किस तरह करता है, बेस्ट जजमेंट किस तरह होता है, और केस लॉ की सूरत में हम देखा कि चीजें डिस्कस किस तरह होती हैं, किस तरह। और ये जो मलिक मोहम्मद अकरम साहब हैं, ट्रिब्यूनल जुडिशियल मेंबर हैं इस्लामाबाद के, इसके इसको तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो यकीनन आप जानते भी होंगे, इनके जजमेंट बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत, मतलब अगर आप टेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो उनके जजमेंट तो बिल्कुल जरूर पढ़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। अब आप ये देखें कि हमने जो कुछ भी पढ़ा था इस सेक्शन से मुतल्लिक, उसने सारा कुछ दोबारा जो है ना हमारा एक दोहरा दिया इस पूरे जजमेंट में। और ये भी मैंने रेलिवेंट चीजें, मतलब अपनी तरफ से कोई समराइज करके चीजें निकाली हैं, पूरा जजमेंट मैंने नहीं निकाला, लेकिन उसके बावजूद हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से 114(4), 114(5), इनके जो भी एक्सेप्शन थे, 121, 121(3), वो सारी चीजें इसने हमें तफसील से बता दी हैं। और टेक्निकल ग्राउंड पे बिल्कुल उसने एक सही फैसला दिया कि डिपार्टमेंट के पास इतने दिन नहीं थे, 2-4 साल का अरसा, वो गलत आप सोच रहे थे कि आपके पास 6 साल है नॉन बिल्कुल सही फाइलर कह की रहे हैं, सूरत बड़ा बड़ा अच्छा में। कॉन्टेक्स्ट जी इन्होंने और रेफरेंसेस बड़ा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिया, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है सर। और जी दूसरी बात है कि सर ये जो आज आपने 121 किया, कल 120, तो दोनों फाइल आप शेयर कर देंगे आज ग्रुप में? जी जी, जरूर मैं कर दूंगा, जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर वेलकम जी। सर जी ये एक बात कहना चाह रहा 143 और 144 का थोड़ा सा अगर आप समराइज करें सर। ये यार 143-44 जो है रेजिडेंट नहीं है, ये कोई शिप ओनर है या एयरक्राफ्ट ओनर है नॉन रेजिडेंट के लिए, वो उनको ओ, नोटिस फाइल करना होता है। नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान के रेजिडेंट ना हो, नॉन रेजिडेंट हूँ, उनको अगर वो कहे कि भाई आप रिटर्न, अगर उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और कमिश्नर ने उनको नोटिस किया कि भाई आप रिटर्न फाइल करें और उन्होंने नहीं की, तो फिर जो है उसकी सूरत में, इस सूरत में फिर ये मामला जो है 121 तक आता है। 121 के तहत डिपार्टमेंट इसी तरह ही है, उनकी इनकम जो है मालूम करके उस पर टैक्स लगा देगा। और सर दूसरा इससे क्वेश्चन सर मेरा बाइक से रिलेटेड जो था, मतलब अगर उसने ये कि अपील जीत भी लिया तो अभी वो टैक्स से बरी जिम्मा हो गया या टैक्स अभी जमा करेगा? नहीं देखें, ब्रीव जम्मा तो नहीं होता, उसने फाइल फाइल ही नहीं की, उसके पास एसेट मौजूद है, चीजें सारी तो मौजूद हैं,
टैक्स से बरी ज़िम्मा तो नहीं हुआ। देखें ये जो केस था, इसमें अपने टेक्निकल ग्राउंड पे तो वो उसने जीत लिया, तो डिपार्टमेंट ने ताखीर कर दी। डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग गलत थी कि हमारे पास 6 साल का अरसा है। ओके सर, थैंक यू। जी जी। सर ये पूछना था सर कि एक, सॉरी, अगर लिमिटेशन अभी उनकी उनके पार्ट पे थी जो कमिश्नर है, लेकिन अगर हम क्लाइंट और या पार्टी के पार्ट पे अगर लिमिटेशन हो और हमने 30 डेज का टाइम मिस कर दिया है, और डिपार्टमेंट का लिमिटेशन भी सही है, 2 साल के अंदर उन्होंने नोटिस के बाद ऑर्डर कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? नहीं तो वो ऑर्डर जो उसने किया था वही इम्प्लीमेंट होता, उसके तहत डिपार्टमेंट से रिकवरी कराता, जो भी उसने ऑर्डर दिया था, मतलब उसके मुताबिक अगर वो सही होता। तो उसकी अपील में हम एज अ क्लाइंट नहीं जा सकते एज अ पार्टी? जी देखें, अपील के फोरम तो मौजूद हैं, अपील का फोरम तो मौजूद है। देखें तो अब भी डिपार्टमेंट के पास मौजूद है कि ट्रिब्यूनल लेवल पे तो उसने किया, आगे रेफरेंस वो हाई कोर्ट में जा सकता है। और किन ग्राउंड्स पे जाएंगे आगे? क्योंकि हमने तो लिमिटेशन मिस कर दी है और उनके पार्ट पे भी लिमिटेशन का जो हाँ प्रॉब्लम है वो हाँ, नहीं देखें है। ये एक जेन्युइन पॉइंट है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है। जो इन्होंने देखें इतनी डिटेल से उसने फैसला किया, कम से कम ये तो बिल्कुल भी डिपार्टमेंट इस चीज को सही नहीं समझ सके कि 6 साल वाली उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक नहीं था। वैसे मैं कह रहा हूँ कि राइट टू अपील तो है आपके पास, फोरम दस्तयाब होते हैं आपके पास। मतलब अगर डिपार्टमेंट सही होता तो डिपार्टमेंट ने अपने फैसले पे अमल दरामद कराना था कि 2 साल के अंदर अंदर उसने फैसला किया होता, और टैक्स पेयर यहाँ आ गया इसी टेक्निकल ग्राउंड को लेकर, तो वो आ गया। उसने ये तो नहीं कहा कि एसेट मेरे नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि मतलब मैंने नोटिस के रिप्लाई कर दिए, यहाँ मैंने सारी कंप्लायंस कर दी। उसने कंप्लायंस की तो बात ही नहीं की। उसे एक टेक्निकल ग्राउंड नजर आया, उसी की बुनियाद पे उसने ये चीज किया कि ये जो मेरे खिलाफ उसने जितना भी टैक्स उन्होंने, जाहिर है जब ऑर्डर आता है तो वो पूरा उसने इनकम मालूम किया, उस इनकम के तहत उसका टैक्स मालूम किया होगा कि यार ये जितना एक मेरा टैक्स बनाया, ये इस टेक्निकल ग्राउंड पे ये बनता नहीं राइट, राइट। है। अच्छा, एक चीज ये पूछनी है कि 121 का जब नोटिस होता है, और तो वो 121 नोटिस के तहत आ गया, जब उसका डिसीजन आएगा तो उसकी क्या सेक्शन होगा? नहीं नहीं, ये जो जजमेंट है 121 के तहत आता है। नोटिस उन्होंने फाइल की है 114 के तहत, अपनी रिटर्न फाइल करें। उस नोटिस के देखे ना, 114(4) के तहत डिपार्टमेंट ने नोटिस किया था। कब किया था? मार्च 2020 को किया था कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। बंदा क्या था? नॉन फाइलर था। अब उसको साल खत्म हुआ, जो मार्च 20 है, वो साल कब खत्म होता है? टैक्स ईयर 20 से मुतल्लिका 30 जून 2020 को वो साल खत्म हुआ। तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर अगला बंदा नॉन फाइलर था तो 121(3) ये कहता है, ये दोनों हमें मिला के देखने होंगे ना, 114(4) और 121(3). 121(3) कहता है कि बंदा अगर नॉन फाइलर हो, अगर आप उसको नोटिस करेंगे तो आप 2 साल के अंदर अंदर, आप पे जनरल लिमिटेशन 121 का जो है वो अप्लाई नहीं होगा, आप 2 साल के अंदर अंदर उसका फैसला करेंगे। ये डिपार्टमेंट अपनी उनसे गलती हो गई थी कि वो उसको 6 साल समझ बैठे थे। तो ये दोनों सेक्शन जो है आपको मिला के पढ़ने पड़ेंगे। 114(4) के तहत नोटिस हुआ हो, ठीक है, 121(3). जी जी। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब ये 121 का नोटिस नहीं होता, 121 की सिर्फ जजमेंट होती है। जजमेंट, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इसी 121 के तहत होता है, लेकिन वो 121(3) जो है वो बताता है ना, मतलब ये चीजें हमें कनेक्ट करके पढ़नी पड़ती हैं। 114(4) के तहत नोटिस जब हुआ। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी वेलकम। सर थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, जी वकार जी। बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप जो लोग प्रैक्टिस में हैं या बाकी सब लोग थोड़ी सी ये जो जजमेंट्स हैं, ये जो फैसले हैं ट्रिब्यूनल के, जी इनको स्टडी कर लें। तो मैं सर या मेरे जैसे और भाई प्रैक्टिस में नहीं, तो काइंडली गाइड कर दें, ये कहाँ से मिल सकती हैं ये डिसीजंस की कॉपीज या इस तरह की चीज़ें? यार देखें, आजकल तो मैं वैसे बताऊं ना, इस दौर में तो बहुत कुछ, मतलब मुख्तलिफ मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप पेड कोई सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते ना, तो आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे फैसले मिलेंगे। आपको बहुत सारे फैसले, आपको इवन आप ट्रिब्यूनल के जो है उस पे जाएंगे आपको मिलेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पे जाएंगे, रेफरेंसेस हो रहे होते हैं। तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जजमेंट बहुत मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है।
अच्छा, एक सोर्स जो है, मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं, मैं खुद भी जो है स्पेशली एक मतलब कुछ अरसा हो गया मैंने एक चैनल भी अपना बनाया हुआ है, उसमें मैं जजमेंट डिस्कस करता हूँ मुख्तलिफ सेक्शन के तहत, यानी सर कि हाई प्लीज बता कोर्ट, दें। सुप्रीम कोर्ट, या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के जो है 1961, उसके भी जजमेंट मेरे उस पे भी मौजूद है। अगर मतलब कोई दिलचस्पी रखता है तो वो मैं यानी कि उनमें 3-4 मिनट में मुख्तसर बताता हूँ कि यार ये जजमेंट है, किस बुनियाद पे, आम फहम अल्फाज में मैं बयान करता हूँ। तो बाकी जो है ना, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको मिल सकते हैं, आप लिंक्डइन से भी आपको मिल सकते हैं, आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप कहीं कोई सब्सक्रिप्शन ले लें, फिर तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ है। थैंक यू सर। वेलकम। सर अगर आप जो जिक्र कर रहे थे, अगर आप वो शेयर कर दें पहले चैट पे, तो हम उसको कर लेंगे, उससे कहने की गाइडेंस ले लेंगे। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? आप जिक्र कर रहे थे, आप ये जो शेयर करते हैं जजमेंट्स वगैरह भी। जी मतलब आप ये क्या चैनल की बात कर रहे हैं? जी जी। जी जी, मैं आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। एक्सपर्ट एक्स है, उस पर मैं करता हूँ, मुख्तलिफ जजमेंट डिस्कस करता हूँ। इसमें पीआरए के भी होंगे, एसआरबी के भी होंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंडियन एक्ट, मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पे। तो बाकी आप लोग सर्च करें, पढ़ने की आदत डालें, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भर का मटेरियल बहुत अवेलेबल है। हर बंदा सीख रहा होता है, हम खुद सीख रहे होते हैं। जो जजमेंट से है ना, इंसान जो सीखता है वो सेक्शन से ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब मैं मुख्तलिफ पढ़ रहा था, ये जो जजमेंट के फॉरेन एसेट्स के हवाले से मैं पढ़ रहा था। ट्रिब्यूनल ने जो किसी बंदे के एसेट्स थे यूएई में, अब एक ही आर्टिकल के सेक्शन की तशरीह करते हुए दो दो बंदे मुख्तलिफ नताइज पे पहुंचे थे। एक ही आर्टिकल के बारे में इंटरप्रिटेशन दो बंदों ने मुख्तलिफ की है। इस तरह के आपको बहुत सारे फैसले मिलेंगे। तो ये चीजें, इससे आपको चीजों को समझने में बहुत मदद मिलेगी, अगर आप जजमेंट जो है ना वो पढ़ने की आदत डालें। बेसिक सोर्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें, फिर इसको जजमेंट के साथ मिला के पढ़ें। तो सर ये आप भी मतलब हम लोगों को शेयर करा सकते हैं जो जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं कुछ, वो आप शेयर करा दें। यार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। मतलब मैं अब आपको आपको कोई स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको कर दूंगा। नहीं मतलब मतलब जैसे मेरे ये पास, जजमेंट अभी आपने पढ़ के सुनाई है, इस जजमेंट को आप शेयर करा सकते हैं। जी जी, ये तो मैं आपको पूरा स्लाइड शेयर कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, ये तो मैं कर दूंगा आपको। जी सर ये पूछना था, जैसे ये wukla.com है, एक ये वेबसाइट, इस पे भी ये केस लॉ वगैरह होंगे? वो कला मेरी मेरी नजर से नहीं गुजरा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। लिंक्डइन पे यार एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे तो आपको इतने सारे जजमेंट मिल जाएंगे। आप कुछ लोगों को फॉलो करें, शेयर करते हैं बहुत अ, सारे लोग। क्योंकि एक्चुअली सर वो पेड था ना, वो मतलब जब हाँ हाँ, आप इनरोल होते हो वो मतलब उसके हाई कोर्ट के साथ, तो मतलब उसमें वो सारी चीजें आती हैं ना, तो इस हवाले से पूछ रहा था कि वो अगर पेड में मतलब वो चीज जा रही है तो। एक मिनट, सॉरी। जी जी, आप जरा दोहराइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो जजमेंट है, ये साइटेशन है, ये आराम इजीली हमें जो है ना पाकिस्तान लॉ साइट है वहां से मिल जाती हैं। जी, मैं मैं यही यही कह कहने रहा हूँ। लगा था कि आपको वहां से मिल जाती हैं। देयर आर डिफरेंट फॉरम्स, ठीक है, जहाँ पे आपको पाकिस्तान टैक्स डिसीजंस और इससे रेलिवेंट जितने भी ये जजमेंट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, टैक्स से रेलिवेंट जो स्पेशली है। थोड़ा सा आप अपने अंदर वो लाइक पैदा करें कि आप प्रॉम्प्ट देना सीखें अपने गूगल से या डिफरेंट फॉरम से, आपने डिफरेंट फॉरम्स को कैसे अप्रोच करना है जहाँ पे ये सारी चीजें आपको रेलिवेंट मिल जाएंगी। क्योंकि हमारे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना कि हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करें। जो फॉर एग्जांपल हम कोई अगर एक एक केस को एज ए केस स्टडी लेके चल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जजमेंट को, वो तो हम पेड स्टूडेंट के साथ सर जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बाकी यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। वो जितनी आप डिग इन करेंगे चीजों को, इतना ही आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे आज का जो हमने डिस्कस किया केस, अब ये तो आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा, तो इसी तरह रिस्पेक्टिव सेक्शन के साथ जो जजमेंट्स होंगी
वो तो चले इसके अंदर पीपीटी के अंदर होंगी, और वो हम आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम आपको शेयर कर देंगे। इलियास भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? इलियास भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी। इलियास भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। इलियास साहब को आई गेस आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का मसला है। अभी आएगी, अभी आई सर आवाज आपको? जी जी इलियास जी। भाई। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आप बीआरए को भी आप हैंडल करते हैं सर? यार पीआरए बलूचिस्तान को रेवेन्यू अथॉरिटी को के मुतालिक भी कुछ अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस अगर दे दें तो। मतलब गाइडेंस किस तरह, मतलब इन क्लासेस में अभी तो हम ये इनकम टैक्स के केस लॉज देखेंगे सारे, मतलब सर जी हाँ सर, सिंपल क्वेश्चन सर। लाइक जैसे कि मैं फर्क जानना चाहता हूँ 24(1) में, 24(2) में और 52(1) में। 24(1) में ये जस्ट नोटिस करते हैं, 24(2) में असेसमेंट ये असेसमेंट शोकाज होती है ना करते हैं। पीआरए का। जी हाँ, शोकाज करते हैं। 52(1) में ये बोलते हैं कंक्रीट एविडेंस है हमारे पास कि आपने जनाब अली ये टैक्स जो है ये 18% चार्ज कर लिया था, एंटरटेन कर लिया था, हालांकि 15% होना चाहिए, तो 3% आप हमें दे दें। मतलब वो कंक्रीट है इनके हिसाब में, और ये रिटर्न से ही डाटा सारा उठाते हैं। तो सर इसमें कोई रास्ता, इसमें कोई तरीका, इसमें कुछ, क्योंकि सर उसकी भी अभी लिमिट 10 साल हो गई है, 8 साल हो गई है शोकास की भी ना। हाँ, वो तो 24 सेक्शन में मौजूद है उसके। जी हाँ सर, जी हाँ सर, वो एसआरबी ने भी 8 साल किया, इन्होंने भी 8 साल कर दिया। तो उसमें सर कोई जजमेंट्स उसमें उस हवाले से हैं कुछ आपकी नजर से गुजरे? यार मेरी नजर से पीआरए की गुजरे। तो साइट पे मौजूद है, मतलब आप लिख लें, आपको साइट में से बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे पीआरए के। बीआरए की साइट पे, बलूचिस्तान हाँ जी। रेवेन्यू की साइट पे? जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं ट्रिब्यूनल सर, पीआरए पंजाब जजमेंट। नहीं, बीआरए सर, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी सर। अच्छा, बीआरए का यार सच्ची बात बताऊं, मैंने कोई ज्यादा बीआरए को स्टडी नहीं किया, बलूचिस्तान रेवेन्यू सर अथॉरिटी वो को। है, इस काबिल भी नहीं है सर, स्टडी करें सर उसको। ऐसी गुलाबी इंग्लिश है माशाल्लाह सर उसमें कि नहीं वो अच्छे अच्छा अंग्रेजी पागल हो जाए कि क्या लिख क्या रहे हैं ये लोग। जी हाँ सर। सही है। लेकिन तो मुझे ये पता है इलियास भाई, आपने एक दिन उनको ट्रैक पे ले आना है। हमने क्या ट्रैक पे ले आना? हम तो सर असेंबली में हमारे कोई यार दोस्त भी है, हम तो कहते हैं यार इसको किसी तरह से रिविजिट करा दो, इसमें कुछ चीजें फालतू की आ गई हैं उससे शामिल निकाल दो, कुछ नई चीजें शामिल कर दो। लेकिन सर सुनता कोई नहीं, इंटरेस्ट किसी का नहीं है। हाँ, ये वो बात यही है कि मतलब कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी मिलके इस तरह जो जैसे बजट प्रपोजल होते हैं तो वो फाइट करें, फिर उसकी बुनियाद पे चीजें हो सकती हैं। कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मतलब ये सारे ला पीआरए में, एग्जैक्टली मतलब मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। पीआरए तो हम करते हैं क्योंकि हम पंजाब में बैठे जी हुए हैं, तो उसका डील भी जी करते हैं। जी हाँ, जी हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। है, वेरी वेलकम सर, थैंक यू सर। अच्छा, वो चैनल का मैंने लिंक शेयर कर दिया इसके अंदर ही मैसेज में। आप में से जो कोई इंटरेस्टेड है वो जरूर देख लें, उसमें आपको जजमेंट के हवाले बहुत सारे मिलेंगे। बाकी जजमेंट तो सारे आजकल तो बहुत कुछ है, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिल जाएगा। पढ़ने की आदत अगर हो तो, अगर आपके पास वक्त है और आदत है और आप ये मजीद सीखना चाहते हैं। आई गेस सर सबके क्यूरीज एड्रेस हो गई जी हैं, जी। तो वी शिल लाइक रैप अप द क्लास। और नेक्स्ट वीक के हवाले से अमाद भाई क्या कहते हैं? संडे को अगर सॉरी, जैसे कि प्रपोजल था सैटरडे को अगर हम क्लास करते हैं तो लेट आवर्स में क्या टाइमिंग सूटेबल रहेगी? अगर सैटरडे को लेट कर लें तो कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। 10 बजे रखें, 10:30, 11 रख लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। वो तो फिर अगले दिन हमारी चूंकि बेसिकली क्लासेस हैं हफ्ते में 2। तो इज इट पॉसिबल कि या तो हम सैटरडे को एक एक्सटेंडेड क्लास कर लें, या फिर फ्राइडे सैटरडे कर सकते हैं, जिस तरह से मुझे आपकी अवेलेबिलिटी और बाकी स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी दोनों को ही कंसीडर करना है सर। नहीं, आप स्टूडेंट का आप देखें, पूछ लें। अगर एक्सटेंडेड करते हैं तो ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं, मतलब सैटरडे को थर्सडे फ्राइडे रमजान की हद तो तक, बेहतर ही होगा। रमजान की हद तक। बाकी बाद में फिर हम उसी तरह अपनी इंशाल्लाह रूटीन उसी तरह चलाएंगे 7:30 बजे। सर 2-3 हफ्ते तो रह गए सर, 2 हफ्ते रह गए शायद।
जी जी थर्सडे फ्राइडे ही रहने देते हैं। चलिए जी, थर्सडे फ्राइडे ठीक है, तो अगली दफा ठीक फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 10 बजे इंशाल्लाह थर्सडे को। ठीक है, ठीक है ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह सर हाफिज फाइल सब लोग। शेयर कर दीजिएगा कल का 120 का भी और 121 का भी। सर मैंने आपको एडमिन राइट्स दे दी हैं ग्रुप के अंदर, आप फाइल शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है जी, मैं कर थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।